नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना भाई निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल IQ निंजा पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं PYQ क्वेश्चंस। हम आपको करा रहे हैं PYQ क्वेश्चन करा रहे हैं विद जो भी लेटेस्ट एग्जाम है उसके PYQ करा रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी न्यू उस एग्जाम के जो भी न्यू और लेटेस्ट क्वेश्चन है वे करा रहे हैं। और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, थ्योरी करा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, बाकी नोटिफिकेशन तो चल ही रहा, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए ले आया हूँ AWTPO टारगेट 20 जनवरी। 20 जनवरी को जो आपका AWTPO का पेपर है भाई, साइंस तुम्हारी 25 नंबर की है। साइंस में केवल दो सब्जेक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये आपके लिए एक मिनी मैराथन सी लाई जा रही है। इसमें हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के निचोड़ करवा देंगे एक वीडियो में। तुम ये समझ लो 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक की गारंटी इस PDF में से डायरेक्ट फंसने की गारंटी है। तो हम आपको फिजिक्स करवाएंगे, फिर केमिस्ट्री करवाएंगे, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो तुम्हारा 20 तारीख को एग्जाम है AWTPO का, उसके लिए हो। आगे बात समझ में आज की वीडियो में क्या है। आज की वीडियो में है फिजिक्स केमिस्ट्री का निचोड़, टू द पॉइंट, पूरे कीवर्ड। ना चैप्टर वाइज है ना क्वेश्चन वाइज है, पूरे कीवर्ड्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम में फंसेंगे डायरेक्ट। तो एक बार या वीडियो ले लो या ढंग में, उसके बाद अपना मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर देखो, या फिर कोई से भी प्लेटफॉर्म से कोई सा भी लगा दो। अगर तुम्हारे 17 से 20 नंबर ना इस PDF में से फंस जा तो आके यहीं कमेंट बॉक्स में गाली बकरी से चले जाइयो। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू करते हैं। या गाइस एक बार 1 घंटा दे के तो देखो इसे। एक बार 1 घंटा दो, फिर उसके बाद ना हो तो मुझे बताना। एक बार 1 घंटा दो, फिर अपने जाकर मॉक लगाओ। मॉक में देखो तुम्हारा नंबर बनने ना बनने, क्या सुधार आया क्या सुधार ना आया। भाई बहुत कंटेंट पर काम कराया है, बहुत रिसर्च करके ये चीजें लाई जा रही हैं। 20 तारीख को जिनका एग्जाम है AWTPO के लिए, खासकर उन बालकों के लिए है वो। तो ठीक है गाइस, फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक डला हुआ आपके यहाँ, मैग्नेट। ब्लैक ही ब्लैक हो रहा। बताओ भाई मैग्नेट क्या होती है। तो दोस्तों मैग्नेट मैग्नेट होती है मैग्नेट मैग्नेट को बोलते हैं चिम्मक। बचपन में ना ले घूमे थे तुम, लोहा अट्रैक्ट करते हुए। तो मैग्नेट से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। मैग्नेट में इंपॉर्टेंट बातें रखने लायक है कि मैग्नेट के दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर उसके बाद मैग्नेट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में अलाइन करती है। मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। ये क्वेश्चन आजकल क्या हो रहा है, एडिक्विटी तुम्हें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रही है, तो जहां तक है AWTPO में स्टेट वाइज देगी। तो ये जो कीवर्ड है ना तुम्हारे, ये उन स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट करने के काम आ जाएंगे। उसे ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेट करने के काम आ जाएंगे। ये कीवर्ड, ये टू द कीवर्ड है। फिर इनसे ये कीवर्ड को याद कर लो, कहीं को लिख लो, ये PDF में सेंड कर दूंगा, उसे एक दो बार और पढ़ लियो, पूरे टू द पॉइंट। उसके बाद मैग्नेट मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। और उसके अलावा ये टेम्परेरी मैग्नेट के टाइप जो है, टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो जिसकी मैग्नेटिज्म परमानेंट रहती है। और टेम्परेरी मैग्नेट ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो जैसे बिजली से पास करा के, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के जो मैग्नेट बनाई जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा टॉपिक है वैसे तो फिजिक्स में, लेकिन हमें तो ये याद रखना है। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। याद कैसे रखोगे इसे। इसमें वर्ड आ गया फेरो। फेरो का मतलब फेरे। भाई तुम अपने फेरो के लिए हो, फेरो की तरफ को अट्रैक्ट होते हो, मेरे फेरे हो जा, मेरे फेरे हो जा। एग्जाम में भाई डायरेक्ट लिंक करके याद कर लियो कि फेरो फेरो से बताया था सर ने कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फेरो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। इनके कई बार एग्जाम में ऑप्शन भी दे देता है, इनमें से बताओ कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल दो याद कर लो, आयरन और कोबाल्ट। आयरन और कोबाल्ट क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायरेक्ट एग्जाम में हिट करते हैं भाई। उसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं ये मैग्नेट से। या ऐसे कह सको कि ये कम अट्रैक्ट होते हैं, या तो कम अट्रैक्ट होते हैं ऐसे कह सको, या वीकली रिपेल होते हैं ऐसे कह सको। इसके एग्जाम्पल याद रख लो, गोल्ड, डायमंड, मरकरी, लेड, बिस्मिथ,
ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। भाई ये एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें याद करा ना सकूं, ये तो दे सकूं तुम्हें, दो चार बार कॉपी पे लिख के खुद ही याद करने पड़ेंगे अगर याद ना आए तो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले हुए हैं। यो गोल्ड को पूछ लेगा, यो कौन सा यो डायमैग्नेटिक है या नहीं है, या फिर डायमंड, मरकरी, किसी को भी पूछ सकता है वो। फिर उसके बाद आता है पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल होते हैं मैग्नेट के द्वारा, ये रिपेल भी होते हैं यार, हम इन्हें बोल सकते हैं वीकली अट्रैक्ट भी होते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, उसी के आधार पर हमने इन्हें बांट दिया गया है, और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। इन्हें याद कर लो, इनके एग्जाम्पल याद कर लो, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। आ रही समझ में कुछ? भैया ये क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, ज्यादा चांस है ये एग्जाम्पल पूछ ले। फिर उसके बाद चांस है वो तुम्हें थ्योरी थ्योरी में करके दे दे, स्टेटमेंट बना के दे दे, क्या भाई इनकी डेफिनेशन पूछ ले। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछने के तो बहुत ही कम चांस है कि डायरेक्ट पूछ ले तुमसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, लेकिन ये काम तो आएंगे तुम्हारे। चला आगे, मैग्नेट में किसी को कोई दिक्कत है? बाकी कई टाइप की मैग्नेट हो, मैं होर्सू मैग्नेट हो, मैं यार ये बार मैग्नेट हो गया, होर्स मैग्नेट हो, ये सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इतने हल्के बूझे भी ना एग्जामिनर। तो भाई वही पढ़ो, लास्ट टाइम है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं भी समझ रहा हूँ। वही पढ़ो जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे। तो हम बात करते हैं थर्मामीटर की। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर तुमने सबने देखा होगा। एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में ये रहा क्लिनिकल थर्मामीटर, इसमें मरकरी यूज होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, प्रीवियस ईयर में तो थोड़े हल्के क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें पूछ रखा था क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सी धातु यूज होती है, तो ठीक है मरकरी। लेकिन अब जो है, अब इसके कम चांस है, अब हो सके इससे कुछ ज्यादा डीपली पूछ ले। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखनी है, वो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, ये डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये सब क्या होती है? ये सब इसकी डिग्री होती हैं, ये सब तुम्हें याद मैं अभी करवा दूंगा। और क्या बोलता है वो, फ़ारेनहाइट में बदलवाने के लिए बोल देता है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। अभी आगे करवाऊंगा पूरी स्केल वो तो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो, इसके एग्जाम एग्जाम से रिलेटेड होकर, तो वो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है। तो अगर हमें ये डिग्री सेल्सियस दे दिया, हमें इसे बदलना है, दिख रहा भाई? हमें डिग्री सेल्सियस दे दिया, हमें डिग्री सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट से। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है भाई 9/5, जो भी डिग्री सेल्सियस है वो, प्लस के 32। इसे याद कैसे करोगे? एक फॉर्मूला है, एक उसके बाद बदलवाता है वो केल्विन में। केल्विन में कैसे बदलेंगे? केल्विन में तो भाई इसमें डायरेक्ट 273 प्लस कर देंगे। ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे ना, तो तुम्हें पता होगा, या और कोई भी एग्जाम पेपर तुम दे रहे होंगे, एक आध पेपर निकाल रहा होगा तो पता होगा मूर्खो तुम्हें कुछ, हाँ जी इंपॉर्टेंट करवा रहे हो या फालतू बकवास करवा रहे हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया हूँ, टू द पॉइंट। मैं कह रहा हूँ एक बार क्लास लो, उसके बाद कोई सी भी साइट पर जाओ, मॉक लगा के देखो ना, तुम्हारे क्वेश्चन इसमें से फंसे हुए तुम्हें दिखाई दें, तो भाई बात बेकार है। हाँ, थोड़ी थोड़ी मैं चीजें वो ही बताता चलूंगा, जैसे तुम कैसे याद रख सको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या कैसे मतलब मैं याद करूँ, या फिर कैसे हम याद कर सकें इसे। तो दोस्तों, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या केल्विन में बदलता है वो। अब हम याद रखेंगे केल्विन, केल्विन में तो डायरेक्ट 273 जोड़ देंगे। लेकिन यो एफ फलाना ढिमकाना, इसमें करना पड़ता है फलाना ढिमकाना, ऐसे करके याद कर लो भाई, पॉइंट में जब वही क्लिक करे माइंड में। यहाँ आके एज फॉर्मल टीचर बना के पढ़ा के, ये सब चीजें तो बहुत चैनल पे है, बहुत बकवास पढ़ी है, जाकर पढ़ लो कहीं। यहाँ अगर तुम्हें टू द पॉइंट एज अप्रोच, बेस्ट अप्रोच चाहिए ना तुम्हें, जो तुम्हारे दिमाग में हिट करे, तुम्हें काम की मिल लगा है, वही बात है भाई, वरना यो इतना सारा काम था ऐसे ही फालतू के बेकार ना हो रहा है। तो इसमें भाई फ़ारेनहाइट में हो रहा है ये, फलाना ढिमकाना करना पड़ता है, तो फलाना ढिमकाना में 9/5 से गुणा कर दो और उसमें 32 छोड़ दो। फलाना ढिमकाना याद रख लोगे, अब एफ से तुम कभी भी ना भूलो, एग्जाम में तुम्हारी मेरी सीधी बात तुम्हें हिट करेगी कि फलाना ढिमकाना हो गया, यो इसका है, इसमें यो वाला लगा है। ठीक है गाइस, ये मैंने लिख भी दिया देखो। फ़ारेनहाइट को ये 37 को चेंज कर दिया। अगर हमसे पूछ लिया ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना हो, तो भाई ये लगाइयो 98। वैसे तुम्हें एक बार बताऊं, जब तुम डॉक्टर पर जाओ तो डॉक्टर बतावे तुम्हें, भाई नहीं है, थोड़ा सा बुखार है, तो उसमें क्या है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट नापता है वो। तो हाँ जी, डॉक्टर बोल देता है थोड़ा सा बुखार है, वरना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6। केल्विन में बोझ ले तो इसमें 273 जोड़ दो, वो जो मैंने बताया। भाई ये दो चीज अभी तक ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट में कुछ पूछे ना पूछे, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में से पूछेगा, उनके एग्जाम्पल में से पूछेगा, थर्मामीटर में से पूछेगा। उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ बता दूं, मैंने लिख रखा क्या आगे? हाँ, उसके अलावा ये बताओ देता हूँ मुझे। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखो, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो इतना ना है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? -10 से 110। वो जो हमने अभी पीछे पढ़ गए हैं, वो तो कौन सा थर्मोमीटर था, तो बताओ वाल को? वो तो क्लिनिक थर्मामीटर, और यो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लैब में भी तो नापते होंगे,
बस 37 डिग्री से ऊपर भी नापेंगे कुछ, है ना? तो भाई ये लैब में जब नापते हैं -10 से लेके 110 तक, देख रहे हो? -10 से प्लस के 110 डिग्री सेल्सियस, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। इससे बड़े बड़े भी हैं, अभी बताऊंगा वो भी। अगर हमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है तो उसके लिए कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं सॉलिड थर्मामीटर। भैया क्या लिख दिया हो? जो भैया थर्मामीटर है, सॉलिड थर्मामीटर यूज होते हैं, उसमें कौन सा चीज यूज होती है? उसमें प्लेटिनियम। कौन सी धातु यूज होती है? उसमें प्लेटिनियम यूज होती है। अगर हमें वेरी लो टेम्परेचर नापना है, भैया ये चीज तो तुम याद रखो यार, इससे और मतलब इसमें क्या नेगले वो इग्नोर कर सको तुम। लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, सबसे ज्यादा तापमान नापने के लिए कौन सा थर्मामीटर? तो वो सॉलिड थर्मामीटर। कौन सी धातु? प्लेटिनियम धातु। कौन वेरी लो टेम्परेचर नापने के लिए हो? वैसे वेरी हाई टेम्परेचर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी यूज होगा है। बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा है? पायरोमीटर। पायरो पायरोमीटर यूज होगा है दोस्तों, सबसे वेरी हाई टेम्परेचर नापने के लिए। और उसका नाम पायरोमीटर है, और वो काहे का बना रहा है वो? वैसे सॉलिड मतलब सॉलिड थर्मोमीटर में आवा है वो। और ये है वो धातु प्लेटिनम यूज हो गया है। वेरी लो वाला यूज हो गया, इसमें H2 यूज हो गया है, ये जो -200 तक नापना रहा है इसमें। समझ रहे हो? -200 तक टेम्परेचर नाप लें। अगर तुमने क्लिनिक वाले को रख देना है -200 में, वो तो 35 से नीचे ही ना जा बेचारा, 0 तक भी ना जा वो तो। भाई एक यो फॉर्मूला मैंने लिख दिया वैसे यो, इसके नीचे मैं टेबल बनवा दूंगा एक सीधी, इसमें रेंज लिख रही है इसकी। टी की रेंज होती है, इसमें टी की रेंज होती है 0 से लेकर 100 तक। रूमर की रेंज होती है इसमें 0 से लेकर 80 तक। फ़ारेनहाइट की रेंज होती है इसमें 32 से लेकर 212 तक। केल्विन की यूज होती है इसमें 273 से 373 तक। लिख तो यहाँ भी रहे हैं, एक बार तुम भी लिख लो, अपनी कॉपी पेन उठाओ और लिखो एक बार। यह चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और या आगे कैसे काम आवे मैं तो आगे बताता हूँ तुम्हें। ये रहा, ये रही वो टॉपिक। ये इनकी रेंज है, इनकी जो पीछे मैंने करवाई थी ना, जो भी ये जो रेंज करवाई थी वो यहाँ से ही बने हैं। वो यहाँ से बने कैसे? एक फॉर्मूला हुआ है, मापक मापक माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है? तो मापक क्या है? डिग्री सी, तो इसकी जगह लिख देंगे डिग्री सी। मिनिमम क्या है इसका? टेम्परेचर 0। और मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना है? 100। 0 है वो मेरे लाल। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना है, एग्जामिनर का दिमाग भंड होया और बूझ लिया उनने कुछ ऐसा, तो ये याद रखो, इसके सामने लिख लो यो। मापक कैसा आया ये फॉर्मूला? मापक माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। हालांकि कुछ बच्चे इसे याद करो रहे हैं, मैं वो थोड़ा सा काट दें, इसे 0 काट दे, 0 काट दे, 0 काट दे, 0 काट दे, 2 से और काट दें, 2 पंजे 10, 2 इनम 18, 5 है वो। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। कुछ ये इसे ऐसे भी याद करो रहे हैं, C-0/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R-0/4। लेकिन फर्क क्या पड़ा है वो तो तुम वहां भी कैलकुलेशन कर सको यार, इतना ज्यादा ध्यान में कहाँ तक ध्यान रखोगे? यो ध्यान रख लो, अगर पता है तो एक बार को मैंने बता दिया ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया तुम्हें शुरू में ही, ये फलाना ढिमकाना और ये कैलविन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया मैंने। भाई इससे ज्यादा प्योर घी कुछ ना हो सकता। अगर तुम अपने नोट्स बना लो, दुनिया भर की एनसीईआरटी पढ़ दो। हकीकत बताऊं ना, ये जो पीडीएफ बनाई गई है ना, ये पूरी एनसीईआरटी से एक एक पूरी प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करो हो, जो भी पूरा ज्ञान तो सब लगा दिया गया है इसमें। ये आ गया समझ में? थर्मामीटर, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ जल्दी। चलो आगे, इसे एक बार रिवीजन कर लो सही से। वैसे टू द पॉइंट है, तुमने पढ़ ही रखा होगा यो, इतना टाइम तो बहुत है रिवीजन के लिए। अब बात करेंगे हम दोस्तों अगले टॉपिक की, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज वैसे तो ये 6ठी 7वीं क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये हर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एक क्वेश्चन जैसे बोले ना, वो हल्का वाला क्वेश्चन वाई हो गया यार, उसमें भी बहुत से बच्चे सिली मिस्टेक कर यहाँ, तो इसलिए डलवा दिया मैंने। वो एक बार रिवीजन हो जाए तुम्हारा, रैपिड रिवीजन तो कर रहे हो। लेकिन बताओ जल्दी जल्दी क्या हुआ है सी ब्रिज, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हाँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाए यार इसमें। सी ब्रिज लैंड डे टाइम में हो गया है, लैंड ब्रिज नाइट टाइम में हो गया है। बच्चे देखे हैं इसे लैंड को, बच्चे सोच रहे हैं ये मतलब लैंड है, मतलब थोड़ा डे से रिलेट कर रहे हैं इसे, लेकिन ये हो गया नाइट में और ये हो गया डे में।
अब एक बार इसकी थ्योरी में तुम्हें समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरी से क्वेश्चन बन सके हैं स्टेटमेंट वाले। तो सी ब्रिज के टाइम क्या होता है, देखो सी ब्रिज होती है दिन में, और दिन के टाइम क्या होता है, ये हमारे सूरज मामा है। दिन के टाइम क्या होता है, ये लैंड पे हीट फेंकनी शुरू करें, फेंकनी तो समुद्र पे भी करें, लेकिन लैंड लैंड जो होता है वो समुद्र से जल्दी गर्म हो जाता है। और जब लैंड तुम्हारा जल्दी गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर जो एयर है वो भी तुम्हारी जल्दी गर्म हो जाएगी। और जब तुम्हारे उसके ऊपर की एयर गर्म हो जाएगी तो गर्म एयर क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें पता होगा जितनी एयर जो रहे वो हॉट रहे उतनी ज्यादा लाइट रहे वो, पता है? ना पता तो पता कर लो, रिवीजन कर लो, रिवाइव कर लो उन चीजों को। जैसी एयर गर्म होगी वैसी एयर हल्की होगी, वैसी एयर हल्की होगी तो हल्की एयर चली जाएगी ऊपर। जब एयर ऊपर चली जाएगी तो इधर वाली जो एयर है वो तो भारी है ना, तो वो भारी से हल्की जगह में वो चली आ जाएगी वो। तो इसलिए वो सी ब्रिज बन जाता है, मतलब सी से लैंड की ओर को। समझ आ रहा है सी ब्रिज की क्या होता है? भैया दिन के टाइम सूरज की किरणों से लैंड गर्म होगा, लैंड गर्म होगा, लैंड के ऊपर की एयर गर्म होगी। जब एयर गर्म होगी तो एयर क्या हो जाएगी, हल्की। और जब हल्की हो जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, अपने से ऊपर। अब ऊपर चली जाएगी तो इधर तो जगह बच गई, तो इधर वाली जो हवा है ना, भारी हवा, वो हल्की हवा में वो चली जाएगी। तो यो सी है, यो लैंड है, यहाँ की हवा ऊपर चली गई, और यहाँ की जो हवा यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, सी से लैंड, सी से लैंड। तो सी, तो इसे बोलते हैं सी ब्रिज। और ये होता है दिन के टाइम में। आगे समझ में? इससे बढ़िया क्या ही समझाऊं तुम्हें। अब आ जाओ भैया लैंड ब्रिज पे। भैया सी ब्रिज आ गया समझ में? कोई डाउट है? लैंड गर्म होगा, लैंड के ऊपर की हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो वो हल्की हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो जो समुद्र वाली वो हवा है वो इधर आ जाएगी उसकी जगह। दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज, दैट्स ऑल। उसके बाद आ जाओ, और यो ध्यान रखियो डे टाइम में हो गया। उसके बाद आ जाओ लैंड ब्रिज पे। लैंड ब्रिज में क्या होगा, लैंड ब्रिज होगा नाइट के टाइम पे। नाइट के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड जो होता है वो ठंडा हो जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी एयर हो जाती है गर्म, हैवी हो जाती है। किससे हैवी हो जाती है, तो समुद्र के ऊपर जो हवा है ना उससे हैवी हो जाती है। और जब हैवी हो जाती है तो वो लैंड से सी की ओर को चलने लगती है। ठीक है गाइस? जो एयर समुद्र के मतलब नाइट के टाइम क्या होगा, नाइट के टाइम वो जो हवा होगी ना, मतलब लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा तो हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म हो जाएगी तो समुद्र वाली जो हवा है उससे ज्यादा गर्म हो जाएगी, उससे ज्यादा गर्म हॉट हो जाएगी, तो वो इधर को फ्लो कर देगी समुद्र की तरफ को। तो इसे बोलते हैं सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। ठीक है भाई? एक यो मैंने मतलब की पॉइंट लिख दिया था, जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, यो वैसे CFL लैम्प वो हो गया, यो ट्यूबलाइट की फॉर्म हो गया यो। मैं तुम्हें टॉपिक वाइज या फिर मैं तुम्हें टोटल पॉइंट करवा रहा हूँ, कीवर्ड करवा रहा हूँ, यो मत सोचो यो कहाँ से का कौन सा आ गया, अभी तो लैंड ब्रिज की बात चल रही थी, अब यो कहाँ से आ गया। ये बिल्कुल कीवर्ड है, लास्ट टाइम पे तुम्हें टोटल फिजिक्स में जो भी पढ़ा ना सारा करवा दिया, सारा एक बार पढ़ लो, बात खत्म। ठीक है? अब ये अगली अगली बात करें हम, इसकी डेफिनेशन भूल लेता है, इस वजह से डाल देता है। तो फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स क्या होती है? फ्रैक्शनल फोर्स होती है, जैसे अब मैं यहाँ पे हाथ को रब कर रहा हूँ तो ये जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, ये जो रेसिस्टेंस फील हो रहा है, ये कुछ इसे ही फ्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। जो फ्रैक्शन फोर्स घिसरण की वजह से लगता है, या किसी भी दो दो वस्तुओं के बीच में जो लगता है ना, उसे फ्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है? यही लिख रखा, डेफिनेशन पढ़ लियो, समझा तो मैं आई हूँ तुम्हें। अरे ये मैंने अर्थ का ये भी इसी की तरह है, ये क्वेश्चन आए हुए थे इसलिए मैंने डाल दिया। अर्थ में सबसे पहले जो कोर होता है, यो इनर कोर होता है, वो आउटर कोर होता है, यो मेंटल होती है और यो क्रस्ट होती है। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाली फॉर्म में पूछ रहा है। समझ आ गया तुम्हें? आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा, इनर मोस्ट पार्ट कौन सा अर्थ का, ये पूछ लेता है। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है अर्थक्वेक की। भाई तुम देख रहे होंगे सारे जो टॉपिक है ना, कतई टू द पॉइंट ही टॉपिक है। एक भी चीज तुम्हें रिलेवेंट ना मिलेगी, क्योंकि भाई छठ बना के, छठे हुए बना के गए भाई, पेपर का पेपर को टारगेट करके बनाया गया है, टाइम फोड़ने के लिए ना बनाया गया। अर्थक्वेक की बात करें तो भाई अर्थक्वेक में तुम्हें मैं अर्थक्वेक में इतनी दुनिया भर की भाषा पढ़ाने लगूं, क्या अर्थक्वेक क्या होता है, कि जो धरती के नीचे होता है स्थेनोस्फेयर, उसमें जो डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से ऊपर वेव्स आती हैं वे, ये सब, इन सबसे क्या ही फायदा है? थोड़ा पॉइंट पढ़ो ना जो एग्जाम में आ है, ये सब इतना, ये सब समझने के लिए है, समझने का टाइम तुम्हारा गया, तुम्हारा है पेपर। अर्थक्वेक में पढ़ो कि अर्थक्वेक कहाँ में मेजर हो गया है, अर्थक्वेक मेजर हो गया रिचर्ड स्केल में, ये डायरेक्ट पॉइंट यही आएगा। अभी जब तुम पढ़ते रहोगे ना अर्थक्वेक की डेफिनेशन, तो 10 साल और पढ़ते रहो, कोई फर्क ना पड़ ले उससे। उसके बाद रिचर्ड स्केल डिस्ट्रक्शन, मोर देन 7 से जब ज्यादा आती है ना, अभी आई था तुर्की में भूकंप आया, देखा था? हाँ वहाँ
सात से ज्यादा था वो। तो सात से भयानक, भयानक मतलब डिस्ट्रक्शन होता है सात से ज्यादा में। और ये रिचर्ड स्केल में नापते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और जो वो ग्राफ होता है सिस्मोग्राफ, उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ, वो रिकॉर्ड करता है। और ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी बात है वो है ये वेव, ये याद रखो। पी वेव प्राइमरी, सेकेंडरी, और एल होता है लब वेव। भैया लब तो खतरनाक ही होगा है। तो लब वेव क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक लब वेव होती है। जैसे अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक मतलब धरती के नीचे जो चट्टाने हैं ना, उनमें डिस्टर्बेंस होगा, उनमें डिस्टर्बेंस होगा तो वेव जनरेट होगा। पहले पी वेव आएंगी, फिर एस वेव आएंगी, फिर एल वेव आएंगी। पी वेव झेल लेगा, बिल्डिंग पी वेव झेल लेगी, एस वेव झेल लेगी, लेकिन लब वेव खत्म। बहुत ही हाई हाई इंटेंसिटी आती है ये लब वेव। लब वेव खतरनाक, ये पूछ लेगा भाई कौन सी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, कौन सी कम डिस्ट्रक्टिव हो, कौन सी पहले आवा है, कौन सी बाद में आवा है। थोड़ा दिमाग तो यहाँ पढ़ने के बाद भी लगाना पड़ेगा तुम्हें। अब एक वीडियो में सर इतना कुछ मिल रहा है, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अर्थ खत्म, ह्यूमन आई पे आ जाओ। भाई तुझे पॉइंट करवा दूंगा, सारे पॉइंट एक एक चीज छाट छाट के रख रखी है, मतलब समझ लो बोन मैरो ही समझ लो तुम कतई। ह्यूमन आई, अब ह्यूमन आई में मैं, ह्यूमन आई तो वैसे इंपोर्टेंट ही है यार सारी। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, उसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है, देखो ह्यूमन आई के बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। तुम मॉक दे रहे होंगे, प्रीवियस ईयर दे रहे होंगे, तो बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें से ही जो भी ज्यादा एक्सपेक्टेड रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना, वही लाया हूँ। ह्यूमन आई में लेंस कौन सा होगा है, बताओ भाई कौन सा लेंस होगा ह्यूमन आई में। ह्यूमन आई में होगा कॉन्वेक्स लेंस, इसे बाइफोकल लेंस भी भाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा तुम्हारा डायरेक्ट कि ह्यूमन आई में तुम्हारा कौन सा लेंस होगा है। उसके बाद जब हम आंख डोनेट करते हैं ना, तो उस टाइम कौन सा आंख का पार्ट डोनेट करते हैं हम, समझ रहे हो। किसी ने कर रखा क्या नेत्रदान महादान, उसमें कॉर्निया डोनेट होगा भाई। कॉर्निया क्या होगा है, कॉर्निया होगा है आंखों के अंदर पार्ट, जिसमें रोड्स और कोन मौजूद होंगे। ठीक है भाई, कॉर्निया आंखों का वो पार्ट हो जिसे डोनेट, जो डोनेशन में काम आया है, जो मेन पार्ट वही होगा है। दान वान तो कहीं करोगे तुम। उसके बाद आंख का एक पार्ट आता है इर्स, मैं आंख का डायग्राम बना देता वैसे तुम्हारे लिए, तुम्हें समझ आ जाता कहाँ कहाँ क्या हुआ है। बना दूं क्या, बन पाएगा। ये आंख होती है, ये होता है रेटिना, यहाँ पे लेंस लगा होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे मसल्स होती हैं ये, इन मसल्स का नाम होता है कौन, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, कुछ ऐसे करके है। उसके बाद ये इर्स होता है, प्यूपिल होता है। इट्स जो तुम्हारी आंखों की उसको मेंटेन करता है, आंखों की ब्राइटनेस मेंटेन करता है वो। यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व, क्या होती है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है गाइस, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है। ठीक है, ठीक है गाइस। इर्स होता है, आइरिस क्या करता है, आइरिस हमारे कंट्रोल करता है आंखों, जैसे हम अंधेरे से उजाले में को आए, तो तुमने देखा होगा जैसे हम अंधेरे में है, अंधेरे में उजाले में आए तो हमारी आंख एकदम पूरी ना खुल पाती, या एकदम हम रात को सो रहे हो, कोई लाइट ऑन कर दे साइड वाला आके, या हमारा रूममेट आता है बाद में लाइट ऑन कर दे, तो हमारे आंखों में थोड़ा सा दिक्कत सी हो गया है कि भाई क्या आ गया लाइट लाइट सा। तो अगर हम अंधेरे से उजाले में जाते हैं ना, तो हमारी आंखें एकदम ना खुल पाती। वो क्यों ना खुल पाती, क्योंकि आइरिस का काम है आंखों में अमाउंट ऑफ इंटेंस लाइट को हिसाब से भेजना, जितनी झेल सके। क्योंकि अगर ज्यादा भेज दी, अगर यही ना लगा हुआ तो समझ लो वो तो एकदम आंख तुम्हारी भ्रष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी तुम्हारी आंख। इसलिए आइरिस का काम होता है, और ये इसके प्यूपिल को छोटा बड़ा कर देता है। करता कैसे है छोटा बड़ा, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स लगी होती हैं, लिख रहा होगा मैंने, ये क्लिनरी मसल्स होती हैं, सॉरी वे, क्लिनरी मसल्स लगी होती हैं, और वे आंख को छोटा और बड़ा कर देती हैं। आंख उनकी क्लिनरी मसल्स की हेल्प से आइरिस प्यूपिल को छोटा और बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से जब हमें ज्यादा लाइट चाहिए होगी, जैसे हम ज्यादा उजाला है वहां से अंधेरे में चले गए, तो हमें थोड़ी देर तक तो हमें चुन दिया जाएगा, कुछ दिखता ही ना है। लेकिन फिर जब हम थोड़ा देखें, आंखें बड़ी फाड़े हुए हैं आंखों को, तो फिर दिखाई देगा। तो उसका कारण यही है, आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है, जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख में जाती है उस चीज को कंट्रोल होती है। तो ये आइरिस इंपोर्टेंट है, प्यूपिल इंपोर्टेंट है। उसके बाद आइरिस का एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आइरिस डिटरमाइन द कलर ऑफ द आइज। तुमने देखा होगा कोई कोई लड़की या कोई कोई लड़का जिसकी आंखें सुनहरी रहते हैं, सुनहरी सुनहरी आंखें, है ना, देखा वही। तो ये कलर कलर भी डिटरमाइन है, वो डिटरमाइन कौन करता है, आइरिस से डिटरमाइन करता है। आइरिस समझ लो तुम्हारी आंखों पे जो काला काला सा है ना, वो गुलाब जामुन सा है वो। तो दोस्तों यो आइरिस वाला यो बहुत इंपॉर्टेंट है यो।
इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से टू द पॉइंट ही वही पॉइंट लिख रहे हैं यार जो आए हुए हैं। यहाँ से ना तो बाहर आया और ना बाहर आवे है। बस ये पॉइंट है, इन्हें समझ लो या फिर आप पढ़ लो या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, इन्हें पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया, सिलेरी मसल्स होती हैं वे। रेटिना, रेटिना वो पार्ट होता है जहाँ पे इमेज बनती है। रेटिना हमारी आंख का वो पार्ट जहाँ पे इमेज बनती है। और रोड्स एंड कोर रेटिना पे ही मौजूद होती है, मैंने कोर ने बता दिया था कि पीछे कोर ना नाम है वो, रेटिना है, स्लिप ऑफ द टंग हो गया होगा वो। रेटिना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। रेटिना होता है यो जो रेटिना है यहाँ पे ही रोड्स, कोन्स एंड रोड्स मौजूद होती हैं। समझ आ गया तुम्हें? और रेटिना पे ही इमेज बनती है हमारी, इमेज जब माइंड को जाती है ना तो वो रेटिना पे बन के जाती है। और ये रोड्स एंड कोन्स क्या हूं मैं, ये बताऊं तुम्हें? क्या पता है? बताओ भाई, पता है बताऊं? चलो मैं ये बता देता हूँ। तो क्या हो गया यो? तो गाइस रोड्स क्या होती हैं? रोड्स होती हैं वे जो अंधेरे में देखने में मदद करें हमारी। उल्लू है, तुमने सुना होगा उल्लू रात को भी जागता है, उल्लू रात को दिखाई देता है उसमें। भर भर के रोड्स होती हैं उल्लू की आंख में। अगर तुम्हारी आंख में मैंने रोड्स डाल दी ना ज्यादा, तो भाई तुम्हें अंधेरे में भी दिखाई देगा, रात को भी दिखाई देगा, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो उल्लू से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रोड्स का क्या काम है, रोड्स कहाँ मौजूद होती हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन समझ लो छपा हुआ आया कहीं ना कहीं से, उठ के भूल गया मेरी जबान से, और यहाँ भी छपा हुआ है। और यहाँ जो ना छपा हुआ वो मैं खुद तुम्हें बोल बोल कर याद करवा दूंगा। कौन क्या होती है भाई? कौन तो कलर डिटर्मिनेशन के काम आती है, जो कलर ब्लाइंडनेस में हुए हैं ना, जिन्हें मेडिकल में बाहर निकाल दें। कौन कम हुए हैं भैया उनके अंदर, उनके अंदर नहीं, उनकी आंखों में। कौन कम होती हैं। और ये पता है जो जब तुम मेडिकल के लिए जाओ हो, तो एक ऐसा तर 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 ऐसा करके एक सीट से पढ़वाई जावा है, उस पर लिख ही रहा है वो सीट सीट सी वो साथ, वो दूसरे कलर से लिखा रहा है साथ। अब बाकी वो रहा है, अगर वो तुम्हें डिटरमाइन कर लिया तो मेडिकल में पास वरना फेल। कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये टेस्ट होगा है, जब तुम मेडिकल में जाओगे ना जब पता चलेगा तुम्हें। अभी तो पढ़ लो खैर तुम। तो जो इन बच्चों में फेल हो जाए ना, उनकी कमी वही है, कौन खा गई भैया उन्हें। इसका तो कोई इलाज भी ना होता, ऑपरेशन ऑपरेशन भी ना होता दिखा है। बे बच्चे तो भैया सीरियल में दो, वे बच्चे क्या करेंगे। ये लिख रहा, रोड्स आर यूज इन नाइट टू सी द ऑब्जेक्ट, कौन आर यूज इन कलर डिटर्मिनेशन। कलर ब्लाइंडनेस में कौन अफेक्टेड होती है, अफेक्टेड क्या, खत्म ही हूं मैं। तो मैं अगर थोड़ा बहुत, हाँ वैसे कई स्टेजेस है मैं इसकी भी। अरे रेटिना पे एक ब्लाइंड कोर्स भी होता है, भी मैंने बताया था ना डायग्राम में। डायग्राम तो माशाल्लाह ही बनाया था खैर मैंने। उसमें ऑप्टिक नर्व होती है भाई, यो मत देखो क्या बनाया था, कंटेंट देखो और यह चीज तुम्हारे क्या काम आ सके वो देखो। क्या चीज मैं बता रहा हूँ और क्या चीज तुम्हारे एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक हर जगह में उठ उठ के यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यही क्वेश्चन यही सीरीज इसीलिए शुरू करिए कि जो भी लेटेस्ट एग्जाम आ गया है ना, उस सबको कुछ ऐसा बना दे कि बच्चे को प्रीवियस ईयर भी मिल जाए, उस पर आधारित लेटेस्ट और न्यू क्वेश्चन भी मिल जाए, और उस पर आधारित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में हिट करने वाले भी मिल जाए। और बस क्वेश्चन क्वेश्चन ना, साथ साथ जो भी उसकी थ्योरी हो जो भी हो सके वो सब मिल जाए। समझ रहे हो? उसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और एक एक होता है ना परसिस्टेंस ऑफ विजन। एक ये कॉन्सेप्ट टॉपिक ही समझ लो, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है भाई। परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई आई, तुम्हारे सामने से कोई सुंदर सी कन्या गुजर गई, उसके बाद जो तुम्हारी आंखों पर उसका चित्र बना रहेगा, वैसे सुंदर कन्या होगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए बना रहेगा है। ऐसा कुछ नहीं है, एक बाई 16 सेकंड के लिए हमारी आंख कोई भी चित्र, कोई काला धोला कैसे आदमी हो उसका 1/16 सेकंड तक चित्र रहता है हमारी आंख पर बना हुआ। उसे बोलते हैं हम, तो छापा ना गए हो, उसे बोलते हैं हम परसिस्टेंस ऑफ विजन। गाइस जल्दी तो ना चलिए, लेट बताते रहियो। रैपिड रिवीजन है यार, देख लो जल्दी जल्दी, कुछ मेरी बातों से सुनो, कुछ पीडीएफ से पढ़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 17 से 20 नंबर की गारंटी इसकी। बाकी जो बचे वो न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन करवा देंगे प्रीवियस ईयर के। तुम्हारा काम 25, तू द बेस्ट मान लोगे यार, इतना है। टाइम ड्यूरेशन टिल द इमेज रिमेन फॉर्म, ये तो बताया मैंने अभी। लीस्ट डिस्टेंस विजन 25 सेंटीमीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। लीस्ट डिस्टेंस विजन का मतलब है कि तुम कितनी दूर रख के किताब को पढ़ पा रहे हो। ठीक है गाइज, तुम कितनी दूर रख के किताब को पढ़ पा रहे हो वो होता है लीस्ट डिस्टेंस विजन। 25 सेंटीमीटर मतलब एक नॉर्मल आदमी ना 25 सेंटीमीटर की दूरी से आराम से पढ़ लेता है। अगर जो ना पढ़ पा रहा उसके लिए भाई अलग अलग के चश्मे बनाए जा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और दुनिया भर के पिया उनकी बीमारी है। ये बीमारी भी पढ़ाएंगे भाई तुम्हें। जो आ गया मायोपिया। अच्छा मायोपिया को तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है ना, ये नियर साइडनेस। आज तक मैंने भी मतलब यही करा था कि नियर साइडनेस और ये फार साइडनेस इन दोनों में कंफ्यूजन होना।
भाई कंफ्यूजन क्या होना, मुझे तो ये बात ना समझ आती। यहाँ लिख रहा नेस, नियर का मतलब पास, साइड का मतलब विजन, और नियर का मतलब पास, मतलब पास, नेस का मतलब भरा हुआ। तो पास की साइट है, पास का विजन है उसके पास, मतलब वो पास की चीजें देख सकता है। पास ऑब्जेक्ट विजिबल, ठीक है गाइस। पास का ऑब्जेक्ट विजिबल होता है इसमें। यहां से तो तुम पकड़ ही लोगे। यो तो खैर, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा यार, जब भी बता रहा हूँ तुम्हें। और जहां जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां जहां उनके नंबर कटते हैं, वो सब चीजें हाईलाइट करता चलूंगा मैं। भाई काम की है चीजें। तो भाई नियर साइटनेस का पता चल कि तुम्हें नियर साइटनेस तो पकड़ लोगे क्या, नियर की साइट भरी हुई है, मतलब पास का ऑब्जेक्ट दिखता है। बात आ गई मायोपिया की। मायोपिया को कैसे याद करें एग्जाम में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और जब इतने सारे पिया आ जाए तो कंफ्यूज हो जाए आदमी। मायोपिया भाई तुमने भी सुना होगा, यो ब्रेक ब्रेक है यो, ऐसा करके याद रख लो कि मेरे पिया जो हैं मेरे दोहरे हैं। अगर मेरे पिया मेरे पास है, तो मैं तो अपने पिया को ही देखूंगा ना, दूर के देखूंगा। मेरे पिया मेरे पास है, मुझे पास पास का दिखाई देता है। दूर का भूल जाओ, तो अभी तो पिया पास है, दूर का बाद में देखेंगे। तो मायोपिया में मेरे पिया मेरे पास है, मुझे पास का ही दिखाई देता है, इसका मतलब मायोपिया मेरे पास, पास ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है गाइस। अरे इसका जो सुधार में लगा होता है, कॉनकेव लेंस लगा होता है। ठीक है। अब कॉनकेव लेंस क्यों लगा होता है, अब मैं तुम्हें थ्योरी चैप्टर पढ़ा होता ना, तो पूरा डिटेल डायग्राम वायग्राम सब बना के बता देता। लेकिन यहाँ में टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट याद कर लो। बाकी मैं तुम्हें बता दूं, कॉनकेव लेंस इसलिए यूज होता है क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। जब जहां पे इमेज बननी चाहिए ना, वहां से पहले इमेज बन जाती है, तो पहले पहले ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, बाद के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। इसलिए तो मेरे पे मेरे पास है, मुझे पास पास के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। पास पास के ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भैया तुम्हारी इमेज थोड़ी पास बननी है, जहां पे बननी चाहिए ना वहां पे नहीं बननी, वहां से थोड़ी पास बननी है। तो हम कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, उसके बीच में क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगा दिया। डायग्राम ऐसे समझ लो, डायग्राम कई इमेज थोड़ी पास बन जाती है, लेकिन हमें पास नहीं चाहिए, हमें तो पास पास के दिखाई दे, हमें भाई दूर का भी तो देखना है। तो उसके बीच में हमने एक लेंस लगा दिया। लेंस कौन सा हुआ, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट क्या करेगा, ये यहाँ से पास से थोड़ी सी यहाँ कर देगा, तो क्या होगा, हमें दूर का भी दिखाई देने लगेगा, तो हमारी बीमारी ठीक। ठीक है गाइस। तो मायोपिया का ये खेल खत्म। कॉनकेव लेंस ये याद कर लो, डाइवर्जिंग लेंस रहे और यो पास की इमेज बना हुआ है, फिर यो बीच में वो लगा देते हैं डाइवर्जिंग लेंस, फिर यो थोड़ा दूर का भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। बीमारी और बीमारी का इलाज दोनों हो गए। अब आ जाओ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में देखो वही है, फार साइट नेस। फार का मतलब दूर की, साइट का मतलब विजन, नेस मतलब है। दूर का विजन है, मतलब दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं देख सकते। अब बाकी हाइपरमेट्रोपिया को कैसे याद करोगे, हाइपरमेट्रोपिया जी मेरे पिया मेरे दूर हैं, तो मुझे दूर दूर का ही दिखाई दे, पास का दिखाई ना देता। पास का दिखाई देने के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ इमेज बन रही है, लेकिन हम बीच में कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे ना, तो वो कन्वर्ट कर देगा, वो यहाँ इमेज बना देगा, यहाँ इमेज बना देगा, तो हमें पास का भी दिखाई देगा, दूर का तो पहले से दिखाई दे रहा। और ये चीजें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, ये फार साइड ने यार, ये जो सिली मिस्टेक और ये जो गलती हो जाए मैं ना बार बार जो भूल जा, वो ना भूलो तुम। वरना ये तो सब लिख ही रहा है, 1 मिनट में बता दूं मैं कि हाँ जी हाइपरमेट्रोपिया ये होती है, इसमें ये डिजीज लगती है, इसमें ये लेंस लगता है, बात खत्म। तुम्हें एक एक चीज बता रहा हूँ, हाइपरमेट्रोपिया को कैसे याद रख सकें, और फार साइड नेट को कैसे याद रख सकें, ये सब चीज, और कौन सा लेंस यूज हो रहा है और क्यों लेंस यूज हो रहा है। वैसे क्वेश्चन इनसे भी बन सका है, जहां तक पॉसिबिलिटीज आंसर क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछ लेगा कौन सा लेंस यूज हो रहा है, लेकिन पूछ लेगा लेंस यूज क्यों हो रहा है, या फिर वो उसे इमेज को आगे शिफ्ट कर दे, पीछे शिफ्ट कर दे। अगर समझ ना आए तो दोबारा रिमाइंड करके देख लियो वीडियो को, आ जाएगा वो समझ में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जब भी बता रहा हूँ, रिलीवेंट तो मैंने लिख के ही ना लाया है गुरु, रिलीवेंट ही लिख के लाया हूँ। एक आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या, प्रेस बायोपिया ये हो। प्रेस बायोपिया क्या होता है, भाई जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी उम्र हो जाएगी 60-70 साल, अब तुम्हें ना तो पास का दिखाई दे, ना दूर का दिखाई दे, अब ना तुम्हारे पिया तुम्हारे पास का कोई महत्व, ना पिया जो दूर है उनका कोई महत्व, तो जी बोल ही तुम्हारी एज। तो ओल्ड एज के कारण जो होता है ना, वो प्रेस बायोपिया होता है। अब इसमें भाई कौन सा लेंस लगा मैं, कन्वर्जिंग लेंस लगा मैं, डाइवर्जिंग लेंस लगा मैं। अब तो ना पास का दिखाई दे रहा, ना दूर का दिखाई दे रहा। तो एक काम करो गुरु जी, दोनों ही लेंस लगा दो, आधे में कन्वर्जिंग लगा दो, आधे में डाइवर्जिंग लगा दो। आधा आधा काम वो करेगा, आधा काम वो करेगा। करना है ऐसा, बोलो कबूतर बना दूं। भाई वादे जी इन्होंने बना दिया कबूतर, आधा लेंस यूं लगा दिया, आधा लेंस यूं लगा दिया, बन गया तुम्हारा वाई फोकल लेंस। का नाम भी दे दिया, लो भाई वाई सा हो गया 2, वाई फोकल लेंस। चले आ गए। ये घिसड़ पिसड़ तो हो गई तो नहीं, ये तो तुम्हें समझाने के चक्कर में हो गई दोस्तों। कुछ और डिजीज है ये वैसे, ये ग्लाइकोमा, ट्रेगोमा, कैटरैक्ट, बताओ भाई,
ये ग्लाइकोमा क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो डैमेज हो जाती है, मैंने बताया ना रेटिना पे एक पीछे ऑप्टिक नर्व होती है, वो डैमेज हो जाती है। इन्हें भी याद रख लो। तुम्हारी शिफ्ट भारी हुई तो ये पूछेगा तुमसे, हल्की हुई तो भूल लेगा मायोपिया, भारी हुई तो ये पूछेगा। तो ग्लाइकोमा याद रख लो, ग्लाइकोमा में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। उसके बाद ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होता है, ट्रैकोमा एक बैक्टीरिया सा होता है, यूरिया बैक्टीरिया, खतरनाक सा बैक्टीरिया है ना जो। बैक्टीरिया को याद रख लो, इसे दिमाग में एक दो बार तो देख लो इन, गंदी गंदी निगाहों से, जिससे एग्जाम में फंस जाए तो ऑप्शन से तो कर ही दो तुम। ट्रैकोमा कहाँ से होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, इस वाले से। और ग्लाइकोमा क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। और कैटरेक्ट में क्या होता है, क्लाउडी क्लाउडी दिखता है तुम्हें, ब्लर वर्जन हो जाता है तुम्हारा। देखो सी से कैटरेक्ट और सी से क्लाउडी, तो मतलब कैटरेक्ट का तो सिंपल है, कैटरेक्ट तो क्लाउडी हो जाएगा। कैटरेक्ट क्लाउडी से, आई लेंस क्लाउडी हो जाता है कैटरेक्ट से। इन दोनों की बात है भाई। ये बैक्टीरिया से हो गया और इसमें ऑप्टिक नर्व हो जाए डम। जो समझ लो इसमें कोमा आ रहा ना, मतलब कोमा लग जाए तुम्हारे ऑप्टिक नर्व पे, ऑप्टिक नर्व पे लग गया कोमा, मतलब आपको नहीं दिखता भाई, आप कौन नहीं दिखे, अब ना दिखे। तो कोमा से याद रख लो, या सी से याद रख लो, और सी कोमा में मत कर दियो, कोमा को कोमा ही रखियो। और जो बचा वो ट्रैकोमा, बैक्टीरिया से। थोड़ा तो भाई दिमाग पे जोर डालो मुंशी, थोड़ा तो जोर डालना ही पड़ेगा। ये चीजें याद करनी है, और एग्जाम के टाइम तो दिमाग की एफिशिएंसी 3 गुना हो जाएगा, बता मैं। तो भाई बात सही है यो, 3 गुना हो जाएगा। चलो अब आ जाओ, अब बात करेंगे हम ये पावर ऑफ लेंस चैप्टर। वो क्या है यो भाई, जो एक यही है, लेंस की पावर जो होती है ना, लेंस की पावर डायोप्टर होती है। लेंस की पावर होती है डायोप्टर। स्पेलिंग देख लो एक बार, स्पेलिंग में साइंस हूँ मैं, स्पेलिंग का और राइटिंग का, दोनों चीज का अवार्ड मिले हुए हैं मुझे, साहित्य अकादमी अवार्ड और फलाना ढिमकाना अवार्ड। तो वो लेंस की क्या यूनिट होती है, डायोप्टर। ठीक है, वही लिख रहा था हमारा टाइपिस्ट, एक नंबर है भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम तुम्हें बताएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे हम तुम्हें बताऊं मोशन क्या होगा है, और उसकी इक्वेशन किसने दी, या कोई ना पूछ रहा तुमसे एग्जाम में, तुमसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन मोशन क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। और मैं तो कहूँ वो भी ना पूछने का तुमसे, तुमसे पूछेगा कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच में रिलेशन बतावा है, या फिर इस पर न्यूमेरिकल देगा, या क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी मार्केट में, अगर तुम्हें जो सब आइंस्टाइन बनना ना, जाकर पढ़ लियो वहाँ। या तो देख लो जिनका 20 तारीख को पेपर है, क्या क्या एग्जाम में पूछेगा और क्या क्या तुम कर सको। तो भाई पहली इक्वेशन होती है, लो मैं अगली स्लाइड लेता हूँ। पहली इक्वेशन होती है बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर जी वो तो वहां भी लिख रहा था, यहाँ क्यों फालतू का हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहां से बता देते। मुन्ना कुछ बात बताऊंगा यहाँ, इसलिए लिख रहा हूँ इन्हें। इनमें हमसे पूछता है, देखो ये तो तुम्हें पता होगा, ये होती है फाइनल वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है। एस दिखाता है डिस्प्लेसमेंट को, ये पता तुम्हें ना पता, ये चीज तो पता ही होगी लल्ला, ना पता तो खतरे में है मुन्ना तो। यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। 2-3 बार वीडियो देखी से सही हो जाएगा। ये होती है फाइनल वेलोसिटी, यो इनिशियल वेलोसिटी, यो वही डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो मैं तुम्हें बताना क्या चाह रही हूँ, हम कैसे पता करें कहाँ जी, यो पहली इक्वेशन, यो पहली है, यो दूसरी है, यो तीसरी है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से मतलब किस किस में रिलेशन बताया है। तो हम गाइस इसे तो जीरो मान लेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हम जब फॉर्मूला न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं ना, मैं अगर क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना प्रीवियस ईयर के, तो उसमें करवाऊंगा तुम्हें। जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो इसे इनिशियल वेलोसिटी को तो जीरो ही मान लें। और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो फिक्स हो गई है, एक्सेलेरेशन बोले तो स्मॉल ए स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड, वही है यो एक्सेलेरेशन। तो बचा क्या, वेलोसिटी, टाइम। तो लगा दो आंसर। ये रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है गाइस, अब दूसरी भी बात कर लेते हैं। ये ये तो जिंदा ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ी मार सको तुम, इसे मार सको, इनिशियल में जीरो ले लो, यो जी की वैल्यू हो गई है, टाइम भी जिंदा है भाई। तो ये वैल्यू बताती है एस क्या प्रदर्शित करता है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है गाइस, अब तीसरी इक्वेशन की बात कर लो भाई, इसे जीरो कर दो, इसे जीरो कर दो, इसमें क्या बच गया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। और जो अपनी मर्जी से जीरो ना कर रहा है यार, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होती है, और ए की वैल्यू फिक्स होती है। तुम्हें कोई चीज रटने वाली थोड़ी है, या तो तुम जीरो कर लो और रिलेशन बता दो डायरेक्ट, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हो जाएगा।
पहले डिस्प्लेसमेंट ही लिख दूं ना, ऊपर आ जाए डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें याद रहेगा डिस्प्लेसमेंट दो में आ रहा है, इस वजह लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सबसे ज्यादा ध्यान इस चैनल पे उसी चीज का रखा जा रहा है कि बच्चा कैसे याद रख सके पेपर में, और कैसे रिलीवेंसी पे ध्यान दिया जा सके, समझ रहे हो? फालतू चीजों पे नहीं, फालतू चीजें तो बहुत है मार्केट में, कितनी वीडियो बना लो, ये पढ़ लो और वो पढ़ लो, और मोशन क्या हुआ है और अर्थ कैसे घूम रही है। पेपर को टारगेट करो, पेपर को, समझ रहे हो? टाइम फोड़ना तो जाके बेसिक बैच ले लो किसी मास्टर का। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में गाइस? तो यही मैंने लिख रखा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो इन्हें कैसे याद रख सके हम, मैंने वही बता दिया। यू को हम इनिशियल जीरो क्यों ले, मैं वही बता दिया क्यों ले मैं, क्योंकि भैया इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मेरे अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है भाई। अब मैं चलना शुरू करूंगा, अब मेरे अंदर कुछ वेलोसिटी आ गई ना, अब मैं रुक गया, फिर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, और वो इनिशियल वेलोसिटी वो यू रह है, और वाई को जीरो करा हमने। और ए तो हो गए स्मॉल जी, और स्मॉल जी क्या हुआ है, वो क्या हो गया स्मॉल जी, स्मॉल जी हो गए 9.8 न्यूटन। साहब ने तमाम तो पढ़ा रखा है यार, कुछ तो पढ़ ले करो तुम। ठीक है गाइस, आ गया समझ में? न्यूटन का नाम लिया, न्यूटन आ गया। लॉ ऑफ मोशन, देखो भाई न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उनकी एक बुक आई थी प्रिंसिपिया 1687 में, उसी में न्यूटन ने क्या दिए थे, अपनी तीन लॉ दी थी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन वैसे आ जाते हैं यार, इसमें हल्के तो हैं लेकिन आ जाते हैं, तो इसलिए मैं लिख लाया, चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, वैसे सबको ही पता होगा यो। न्यूटन की पहली लॉ क्या कहती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें एग्जाम में पूछेगा, न्यूटन की पहली लॉ को और क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। बच्चों को ये भी पता होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लो इसे। और लॉ ऑफ इनर्शिया कितने टाइप का हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ सके, ये पूछ सके। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है गाइस, ये पूछ सकता है। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी बूझ ही ले पाए, डेफिनेशन तो सबको पता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इट एट रेस्ट इट रिमेन इन रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट रिमेन इन मोशन, अनटिल एंड अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूंगा तमाम जिंदगी, मुझे नहीं करना कुछ। अगर मैं मोशन में हूं तो मोशन में रहूंगा तमाम जिंदगी, वो को नहीं करना कुछ। मैं मतलब एक ऑब्जेक्ट, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जा, मेरे पीछे भाई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, भाई कर कुछ कर कुछ कर कुछ, तो कर रहा हूँ कुछ। तो वही चीज है, एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगाई जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को तोड़ता नहीं है, अपोज करता है उसे तोड़ने का, और उसी को नाम दिया इनर्शिया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हुआ है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ है, इनका एग्जाम्पल आ जा कि जब बस चल रही है, तो चलती बस में अगर अचानक से ब्रेक लग जाए, तो जो पैसेंजर है वो आगे वो फॉल करते हैं, उसका वो क्यों है, जो है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम, मोशन मोशन का एग्जाम्पल। मोशन मतलब बे बस में चले, मतलब बेबी चले, मतलब मोशन में है, और बस आ गई रेस्ट में, लेकिन उनकी बॉडी तो है मोशन में। अब उनकी बॉडी तो उस रेस्ट का विरोध करेगी ना, वो तो मोशन में रहना चाहेगी, इसलिए हमारा अगला हिस्सा आगे को चला जाता है। डायरेक्शन की बात करें तो हम डायरेक्शन में वही है, अगर हम चलती बस में से जिधर को बस जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतर जाए ना, पांडव हो जाता है। इसी के कारण हो जाता है भाई, डायरेक्शन का अपोज करते हो, तो इधर को चले तो इधर को चल, अब क्यों डायरेक्शन बदल लिया, वही चीज है। डायरेक्शन उसी में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई चीज रेस्ट में है, जैसे इसका एग्जांपल है एक, राइडिंग अ हॉर्स, जब तुम या बाइक का ही ले लो, जब तुम बाइक भूम भूम शुरू में तेज चला दो ना, तो फिर पीछे को क्यों जाने लगा तुम्हारा ये वाला शरीर, उसका कारण है हमारा नीचे वाला पार्ट जो है ना, वो तो बॉडी के, वो तो बाइक के साथ आ जाता है मोशन में, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है वो नहीं आ पाता। अब वो नहीं आ पाता तो वो रेस्ट में रहना चाहे, रेस्ट में रहना चाहे, लेकिन नीचे वाला मोशन में, ऊपर वाला रेस्ट में, तो पीछे जाकर पढ़ो फिर तुम। आगे समझ में, ये तो वैसे पता ही होगा तुम्हें, लेकिन फिर भी याद रख लो। उसके बाद आता है एक टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम को प्रदर्शित करते हैं हम पी से। गाइस एक वीडियो है, बहुत घी वाला कंटेंट है, एक बार थोड़ा दिमाग लगा के सारी चीजें साइड में रखे, एक बार पढ़ लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। और उसके बाद मैं तो कह रहा हूँ ना, उसके बाद देखो ना भाई, उसका रिजल्ट मिल गया ना मिल गया, कितनी बात है। पी इज इक्वल टू एम बी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ये। पी को प्रदर्शित करते हैं मोमेंटम से, एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो वही लिख रहा था, इनर से ना है, वेलोसिटी है। ठीक है गाइस, मास इंटू वेलोसिटी नीचे लिख तो रखे हैं। आगे मोमेंटम समझ में, मोमेंटम क्या है, एक लॉ भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। सेकंड लॉ पर आ जाऊं मैं, एक मिनट पानी पी लो गाइस। सेकंड लॉ बताओ, सेकंड लॉ क्या होती है?
गाइस बताओ सेकंड लॉ क्या होती है? तो सेकंड लॉ फोर्स की डेफिनेशन देती है कि जितना फोर्स लगाओगे उतना ही चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना मोमेंटम तुम्हें चेंज करना है ना, जितना तुम्हें चलना है उतना ही फोर्स लगाओ। ठीक है। ये ये कुछ नहीं है। जैसे इसका एक मतलब एग्जाम्पल क्या है, इसका मतलब आ जा भाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है फिजिकल टू एम में, और इसे हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। हम ए को लिख सकते हैं बी माइनस यू पॉन टी। ठीक है। जैसे एम ए है, एम को तो एम रहने दिया। एक्सेलेशन एक्सेलेशन को हम लिख सके ना, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो बी माइनस यू, कोई बच्चा कंफ्यूज तो ना हो रहा कौन सा बी है कौन सा यू है, तो गुंडी वाला तो एक रहा है ना वो, तो बी है बाकी यू है। तो एम बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ से यही क्वेश्चन बन सका है, ये फॉर्मूला तुम्हारे न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा और तुम्हारे क्वेश्चन में भी आ जाएगा। है तो लगी तुम्हें बकवास करो था मास्टर भाई, समझ तो आ रहा है वो तुम्हें जब बड़े बड़े चीज आ रही है तो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या दिखाती है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताती है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो तुम किसी चीज पे एक्शन लगाओगे वो भी अपना कोई ना कोई रिएक्शन देगा, जरूर देगा, प्रकृति का नियम है भाई। रिकॉइल ऑफ गन, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। जैसे हम बोट जब शुरुआत करे थे पहले जमाने में बोट को, तो उसे पीछे पुल अप करे थे, बोट जो चले पानी को पीछे खेते हैं, पानी हम आगे धकेला है, हम चाकू से पीछे खेते हैं वो हमें आगे धकेला है। और ये आ गया जो मैं बता रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। इसका मतलब है अगर तुम दो चीजों के बीच में घर्षण करवाओगे ना, तो जो चेंज उनमें घर्षण से पहले था वही चेंज उनमें घर्षण के बाद आ जाएगा। ये बोलता है। ओके। तीनों लॉ हो गई न्यूटन की। और जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ आए, पढ़ लिए। कौन सी सीट पे आ गए हम? 40 पे। अभी तो बहुत सारे कंटेंट बचा है मालिक। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कैपिटल जी। ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स होती है हर एक चीज पे ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, हर एक चीज ग्रेविटेशन फोर्स हर एक चीज पे लगाता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ के चारों ओर प्लेनेट घूम रहे हैं, वे भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण घूम रहे हैं। हमारी अर्थ में बहुत ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी। तो ये वीकेस्ट फोर्स होती है यूनिवर्स की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने वाला है कि विच इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, डायरेक्ट का पॉइंट है वो, इस वजह से बता रहा हूँ। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पूछ ले तो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है यूनिवर्स की? तो वो होती है, बताओ 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 भाई। वो होती है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, वीकेस्ट होती है ये। इसका फॉर्मूला आ जाता है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जावे जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन यूनिट से भी पूछ लेता है भाई, यहाँ से इसकी डायमेंशन भी बन जाती है, वो डायमेंशन में बता दूंगा मैं। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ये लिख तो रही है। ठीक है। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये अंतर है, ना पता हो समझ लो कि ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। कम से कम पाँच छह एग्जाम बता दूंगा मैं तुम्हें जिसमें वो फॉर्मूला और ये वैल्यू डायरेक्ट पूछ रखी है, और ये भी। उसके बाद जी पे कितना, जी अर्थ पे कितना जी होता है, मून पे कितना होता है? तो मून का जो होता है ना, मून पे जी अर्थ का 1/6 होता है। समझ रहे हो मतलब कितना खींचने की उसकी क्षमता है। और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये अर्थ के सरफेस पे होता है, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो हम क्या कर देंगे इसमें, इसमें हम इसमें हम क्या कर देंगे गाइस, G m/r+h²। ठीक है गाइस, अगर हम ऊपर जाएंगे तो। ठीक है, लिख रखा होगा मैंने इसमें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है डी। अच्छा, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है गाइस। मैं बताऊं तुम्हें, जी मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है। ये तो ठीक है तुम्हारा, ये लिख रखा मैंने, G m/r+h², सेम हाइट पे। लेकिन जब एच की बराबर आर हो जाए तो जी कितना हो जाएगा, G' 1/4 हो जाएगा उसके। ठीक है गाइस। गाइस ऐसा होता है, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है।
यो पोल है, ठीक है गाइस, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है, तो यो वाली रेडियस बड़ी है, क्या यो वाली रेडियस बड़ी है? जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी का फॉर्मूला होता है Em/r²। तो अब आप बताओ, ये वाली रेडियस बड़ी है, ये वाली मतलब यो इस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करे, मतलब जी छोटा होगा तो आर बड़ा होगा, अगर आर बड़ा है तो जी छोटा होगा, तो यहाँ पे आर बड़ा है ना। आज तक यही समझ में ना आता बहुत सारे बच्चों के, कि हाँ जी यो तो रट लें कि स्मॉल जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम हो गया है और पोल पे ज्यादा हो गया है, तो क्यों नहीं मतलब क्यों हो गया है वो समझ लो, क्योंकि जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन करे आर स्क्वायर के, और तो आर बड़ा तो जी छोटा, और इक्वेटर पे क्या रहे आर बड़ा रहे तो जी छोटा हो जा, जी क्या हो जा छोटा, इस पे क्या रहे आर छोटा रहे, वो तुम्हें दिखाई ना दे रहे हो छोटा है, छोटा रहे तो इस पे क्या हो जा जी बड़ा हो जा, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे रहे पोल पे, और मिनिमम कहाँ पे रहे इक्वेटर पे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही लिख दिया था यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो बता रहा था। और यह जो मैंने बताया ना यहाँ, अगर हम इससे थोड़ी सी ऊपर हाइट पे जाएंगे ना, तो हम इसमें वो एच और जोड़ देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये एट सम डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें नीचे जाएंगे, जैसे धरती में चले गए, तो गाइज उसमें से माइनस कर देंगे हम, ठीक है गाइज। जैसे डेप्थ में ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, जो आर है मतलब एच है, यू एच बटे आर। अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो फॉर्मूला होगा यो जी 1 - एच बटे आर, यो है डेप्थ का। अगर हम हाइट पे जाएंगे तो फॉर्मूला होगा ये, इसे क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट गाइज, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या होगा, ये जो जी है, ये जो जी है, ये जी m/r+h का होल स्क्वायर। हम इसमें तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते, जो फॉर्मूला इक्वेशन सोल्व करके आवा है, वो इक्वेशन कैसे सोल्व करो डायरेक्ट याद रख लो तुम, ठीक है भाई। ये एच है, ये जब एच बराबर आर हो जाता है ना ये, तो ये डेप्थ में चला जाता है, जी बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। तो गाइस हम बात कर रहे थे थ्रस्ट की। थ्रस्ट थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है फोर्स एक्टिंग ऑन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पे लगता है ना वो थ्रस्ट होता है, मतलब 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर लगता है, 90 डिग्री तो बनाता है, उसे थ्रस्ट बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन 90 डिग्री। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे गाइस, बियॉन्ड फोर्स की। बियॉन्ड फोर्स क्या होती है? बियॉन्ड फोर्स होती है जब हम वाटर में तैरते हैं ना, जब वाटर में स्विम करते हैं या फिर कोई नाव वाव जो भी ये होते हैं, ये जब वाटर में स्विम करते हैं तो उनके ऊपर लगती है वो बियॉन्ड फोर्स। और बियॉन्ड फोर्स किसकी? एक आर्कमेटिक प्रिंसिपल आएगा आगे, आर्कमेटिक प्रिंसिपल नहीं से ही पता चला था बियॉन्ड फोर्स क्या होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बियॉन्ड फोर्स क्या कौन सा क्या प्रिंसिपल पर काम करती है, कौन सी डिवाइस प्रिंसिपल पर काम करती है, कौन सी चीज प्रिंसिपल पर काम करती है। तो बियॉन्ड फोर्स का मतलब है जो भी पानी में ऑब्जेक्ट है वो उतना ही फोर्स हटाता है जितनी उस पर बियॉन्ड फोर्स लगती है। बियॉन्ड फोर्स लगती है जो पानी लगाता है ऑब्जेक्ट पे अपर डायरेक्शन में, जिससे वो डूबे ना, उसे आज जो ये वस्तुएं तैर पाती हैं बियॉन्ड फोर्स की वजह से तैर पाती हैं गाइस, ठीक है। चला आगे। उसके बाद आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अरिथमेटिक प्रिंसिपल और बियॉन्ड फोर्स, ये तीनों लगभग एक ही चीज है। रिलेटिव डेंसिटी होती है मतलब एक ही सिद्धांत से निकली हुई चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है गाइस। तो डेंसिटी इक्वल टू मास, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला वही लेता है एग्जाम में। बाकी डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सी पे। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वाटर का क्या होता है? वाटर इधर से चलना शुरू करेगा, वाटर इधर से चलना शुरू करेगा, इसकी डेंसिटी शुरू में तो बढ़ेगी, शुरू में कहाँ तक बढ़ेगी? शुरू में बढ़ेगी वो 4 डिग्री सी तक, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद ये घटना शुरू हो जाएगी, ये मिनिमम हो जाएगी, इसके बाद मिनिमम होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर का, वाटर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे होती है, कौन से पॉइंट पे होती है, वाटर की डेंसिटी पहले घटती है फिर बढ़ती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो एक बार पीपीटी से पढ़ लो, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया था। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? यही मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ये आया था कि अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। कहने का मतलब यही है, देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में स्विम करता है ना, तो उसमें तीन चीजें लगती हैं। एक तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी पड़ती है, रिलेटिव डेंसिटी अगर एक से कम है, एक से
कम है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, उसकी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होनी, रिलेटिव डेंसिटी एक से कम होनी चाहिए, वो जब ही तैरेगा। रिलेटिव डेंसिटी एक से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, एक से ज्यादा पे डूब जाता है, एक से कम पे तैरता है। और उसका बियॉन्ड फोर्स, और उस पर लगती है फिर बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स होती है, वाटर द्वारा लगाई जाती है इस पे, ऑब्जेक्ट पे, जिससे वो डूबे ना। ठीक है गाइस। और ये वाटर का, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी में अंतर है। यही वही आर्किमेटिक प्रिंसिपल जिसकी मैं बात कर रहा था, इसी ने यही बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी तैरता है जब उस पर बियॉन्ड फोर्स इतनी लग जाए जितना उसका वजन हो। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उतना पानी हटा देता है, जैसे हम तैरते ना हाथों से स्विम करें तो हम इतना पानी हटा देते हैं और जितना हमारा वजन है, और उसी जो फोर्स जो पानी लगा रहे हैं उसके बदले जो फोर्स लगती है उसी को बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है गाइस। और बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेस ऑफ वाटर बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वही चीज जो मैंने बताई वही चीज लिख रही है यहाँ पे। बाकी आगे आ जाता है ये बियॉन्ड फोर्स के बाद ये बर्कडन वाला फॉर्मूला आ जाता है, बर्कडन बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। काम कितना हुआ, ये अलग कॉन्सेप्ट है वैसे, होंगे हटा वही तो, तेरी जरूरत नहीं है, हमें हटा के रहने दो। ये हाँ, ये बर्कडन वाला अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये बर्कडन, बर्कडन क्या होता है, बर्कडन होता है जो हम काम कर रहे हैं वो तुम काइनेटिक एनर्जी मान सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन, है ना। पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी जो हाइट की वजह से होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है उसके मोशन की वजह से। ठीक है गाइस। तो हम वर्क डन क्या होता है, हम वर्क डन बोलते हैं जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो लास्ट में है और जो शुरुआत में हुई थी उसके बीच में जो हुआ। जैसे काइनेटिक जब मैंने मैंने ये चलना शुरू करा मैं, ठीक है गाइस, ये क्या हुआ, जो मेरी उस टाइम पे थी वो इनिशियल थी, अब ये फाइनल है, इसके बीच का जो काम हुआ ना इसी को वर्क डन बोलते हैं हम। आया समझ में। ठीक है गाइस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और ये होती है मोशन की वजह से। और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। ठीक है गाइज, ये होती है हाइट की वजह से। ठीक है गाइज, ये हाइट की वजह से होती है। उसके बाद पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पावर होती है 1 HP इक्वल टू 746 वोट। 1 HP इक्वल टू 746 वोट। एनर्जी इक्वल टू, मतलब ये हॉर्स पावर, पावर की यूनिट होती है ये। एनर्जी वही एनर्जी की यूनिट लिख रखी है, किलोवाट आवर। पावर की यूनिट लिख रखी है एचपी, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट में पूछ लेता है, मतलब डायरेक्ट पूछ लेगा एक हॉर्स पावर में कितने वाट होम है, डायरेक्ट पूछ लेगा एनर्जी यूनिट क्या होती है, डायरेक्ट पूछ लेगा पावर की डेफिनेशन क्या होती है, बाकी बार्कडन क्या होता है ये डायरेक्ट पूछ लेगा। तो यही लिख रही थी, ये बियॉन्ड फोर्स ये कोई टॉपिक नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रिंसिपल, ये डेफिनेशन है। ठीक है भाई। अब बात आती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होती है, ये चित्र बनाना था, मैं बना देता हूँ। जैसे हम कोई भी वेव होती है उसकी अगर हम उसका अगर पाथ हम ट्रैक करते हैं ना तो ऐसा पाथ बनता है हमारे लिए। इसे बोलते हैं हम क्रस्ट, CRUST, और इसे बोलते हैं ट्रॉफ, TOUGH। ठीक है गाइस। और ये जो दो कंजुगेटिव क्रस्ट और दो कंजुगेटिव ट्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसे हाइट को क्या बोलते हैं, हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ये कितनी बार ये यू 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 कर रही, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो नंबर ऑफ टाइम्स इन्हें बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और जो हाइट होती है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और जो दो कंजुगेटिव क्रस्ट और दो कंजुगेटिव ट्रस्ट के बीच की दूरी है, मतलब यो क्रस्ट यो ट्रस्ट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसे वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है भाई, एम्पलीट्यूड बता दिया मैंने, क्रस्ट ट्रस्ट बता, एम्पलीट्यूड बता दिया तुम्हें, फ्रीक्वेंसी बता दी मैंने। बाकी एक यूनिट यहाँ से आती है अंगस्ट्रॉम। एक अंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। बाकी एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रस्ट, ये मैंने बता ही दिया। लेकिन एक चीज और याद रखो कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के। मतलब जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी ना इस वेवलेंथ की, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ज्यादा उसका क्या होगा, लाउडनेस होगा। मतलब जितना ज्यादा तेज बोलो तो उतनी ज्यादा, मतलब उतनी ज्यादा ऊपर जाएगी ये वेव, उतनी ज्यादा उसका आवाज होगी। जितनी ज्यादा तेज बोलना है उतनी ज्यादा जोर से बोलो, उतनी ज्यादा ऊपर पहुंचा। एक होता है इसमें ही फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ टर्न, इसे बोलते हैं वेव का। ये क्रस्ट ट्रस्ट का ये फ्रीक्वेंसी होती है, कितने क्रस्ट और कितने ट्रफ बना रही है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पिच की। और पिच क्या होती है, पिच होती है गले की साउंड, ये पतली आवाज है या धीरे आवाज है,
ये जल्दी 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 होगी ना, ये तो पिच ज्यादा होगी, मतलब पतली आवाज आएगी। लड़कियों की पिच ज्यादा रहे, उनकी पतली आवाज, सुरीली मस्त आवाज रहे ना उनकी। लड़कों की रहे, अरे क्या कर रहा, हटरा हटरा। हरियाणा वालों की पिच कैसी रहे उनकी पिच तो मुझे लगा है बेकार ही है, उनकी फ्रिक्वेंसी कम है भाई उनकी गलती नहीं है। तो भाई इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है हर्ट्ज। ये फीमेल फीमेल की पिच ज्यादा होती है, आवाज पतली होती है। ठीक है गाइस। भाई जल्दी जल्दी खिंचवा रही हूँ क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, और ज्यादा क्लास बड़ी करने का फायदा ना, रैपिड रिवीजन के लिए बनी हुई है। एक बार ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे माइंड में हो जाएगी, एक बार तुम पीडीएफ से पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एक एक चीज में डिटेल में बता लूँ, फिर रैपिड रिवीजन का मतलब ही क्या बच जाएगा। तो इको, इको क्या होता है भाई? इको वही होता है, जैसे हम किसी बंद कमरे में हैं, हम अपनी आवाज में दे, हम किसी को आवाज दे रहे हैं, वो आवाज जो गूंज रही है वापस आ रही है, उसी को इको बोलते हैं। वैसे तो पता ही होगा सबको, फिर भी मैं तो बता रही हूँ एक बार, क्या पता कोई हो महान अनुभव जिसे ना पता हो। इको के लिए कुछ दो फेवर कंडीशन होती है, वो बूझ लेता है वो। डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो 17.2 होनी चाहिए, और टाइम जो होना चाहिए वो 1 सेकंड होनी चाहिए। एक एक वो रील ना आती, वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ले हुआ है तो बाद में उधर से उसी का नाम आवा है, और जब लड़की नाम ले हुआ है तो नाम आवा है दूध वाला, चाय वाला, पान वाला। तो भाई उसमें डिस्टेंस 17.2 मीटर रहे कम से कम, और टाइम इतना रहे, याद रख लो। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम ऑडिबल साउंड, हम इतने से हम 2000 हर्ट्ज से लेकर 2000 से लेकर दो, मतलब 20 से लेकर 2000 हर्ट्ज तक सुन सके हम। ठीक है गाइज। 1 2 3 4, 20,000 तक नहीं, 2000 तक ही सुन सके है ना, 20,000 तक सुन सके गाइज। और 20 हर्ट्ज से जो कम होगी ना उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 से जो ज्यादा होगी 20 हर्ट्ज से, और 20,000 से ज्यादा होगी उसे अल्ट्रासोनिक बोले हैं। अल्ट्रासोनिक वो जो बैट जो बैट होती है ना, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, चिंगादड़, चिंगादड़ प्रोड्यूस करती है और डिटेक्ट करती है, अल्ट्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक हम नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक वेव जब भूकंप भूकंप आवे है, जो जानवर, कुछ जानवर सुन लेते हैं, वे इधर उधर उथल पुथल करने लगे ना, जैसे डॉग हो गए, तो उन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। और हम जो सुन पाते हैं, हम सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है गाइस। ये 20 ही है, 2000 है, शायद 20 ही है, एक बार रिचेक कर लियो, मैं ही कर लूंगा। मैच नंबर क्या होता है? मैच नंबर मैच नंबर होता है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का रेशो साउंड की स्पीड से मैच नंबर होता है ये। एक और आगा आगे क्वेश्चन, वो साउंड से रिलेटेड था शायद, वो ही बता दूंगा आगे। इसमें ये जो तुमने सुना होगा, हमारे देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी, सबसोनिक छोड़ दी, या फिर सुपरसोनिक छोड़ दी। तो हाइपरसोनिक सबसे बड़ी मिसाइल होती है, 5 से ज्यादा ऊपर मैच नंबर जिसका होता है। अब मैच नंबर होता है एक जो फिजिक्स का टर्म है, जिसमें रेशो होता है तुम्हारे ऑब्जेक्ट का, किससे? साउंड से। ऑब्जेक्ट का साउंड से रेशो, मतलब साउंड की तुलना में वो ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा चल पा रहा है। तो देख रहे हो, 5 गुना ज्यादा चल पाता है साउंड की तुलना में, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं। देखो साउंड कितनी तेज चल पाता है, और उससे उससे इतनी ज्यादा गुना ये चल पाता है। ट्रांसोनिक होती है एक के इक्वल, सबसोनिक होती है एक से बड़ी, एक से छोटी। सबसोनिक होती है एक से छोटी, सुपरसोनिक होती है 1 से 5 के बीच में। ठीक है गाइज। ज्यादा जल्दी तो ना हो रहा भाई, देख लियो एक बार, इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक तो ना है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, एक बार रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, तुम पेपर में कर आओगे, बात खत्म। नहीं, उद्देश्य है हमारा। एक्सकेप वेलोसिटी, एक्सकेप वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी चीज को इतनी स्पीड से फेंका गया ऊपर कि वो नीचे वापिस ही ना आया। जैसे मैं किसी स्टूडेंट को यहाँ से कालू अन्नू घुमा के धूम ऊपर को फेंक दूंगा, तुम क्या हो, तुम तो आज खुद इतनी पतले हो, तुम क्या फेंकोगे? अरे कोई मुझसे पतला होगा ना, उसे फेंक दूंगा। तो एक्सकेप वेलोसिटी क्या होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मैं उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंक दूं ना, वापिस ना आता, वो घूमते रहिए उसे फिर। इसका फॉर्मूला होता है √2g। यार ये डायरेक्ट एग्जाम में बूझ लेता है यार, AWO में 25 नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो कुछ तो बूझ ही लेगा ना ठीक ठाक से। ये फॉर्मूले भी याद कर लो। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? जो ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में जो घूमने वाली स्पीड होती है, उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं हम। उसका फॉर्मूला होता है ये। अब आ जाओ आगे, कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है गाइस। कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन ने कुछ लॉ दी थी जो बताती हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थी इसकी, कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। सबसे पहले इसी ने बताई थी वो बात, तो यही इसकी लॉ थी बस। दूसरी लॉ बता रही थी कि सारे प्लैनेट इक्वल एरिया स्वीप कर रहे हैं इक्वल टाइम में। ये इसकी दूसरी लॉ थी। एक बार बोल रहे हूँ, समझ में आ रहा है ना, आ रहा? एक बार पढ़ लो, एक बार सुन लो, तुम्हारा काम डन।
कैप्लस तीसरी लॉ से एक फॉर्मूला आता है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट भी ना मगर फिर भी इंपोर्टेंट तो है ही। टी का स्क्वायर ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। अब आ जाता है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है गाइस, तो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने क्या बताया था? किरचॉफ्स ने इतनी सी बात बताई थी कि गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर। इसका क्या मतलब है? मतलब जो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा जल्दी इमिट करेगा। ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मतलब जो जो लॉ ऑफ रेट ऑफ कूलिंग होता है ना किसी भी व्यक्ति का, वो उनके डिफरेंस इन टेम्परेचर में होता है। मतलब T2 - T1, ये मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी ठंडा हो रहा, वो डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी गर्म हो रहा, कितनी जल्दी ठंडा हो रहा, उसके डिफरेंस, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। समझ रहे हो? सराउंडिंग का बॉडी का कितना टेम्परेचर है उसके ऊपर। उसके बाद आती है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स की भाई कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ खास। थर्मोडाइनमिक्स की लो याद कर लो, डायरेक्ट पूछेगा 100% यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो इंपोर्टेंट है। थर्मोडाइनमिक्स की जीरो मतलब क्या बोलती है कि अगर तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी एंड सी, ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ टाइम की कमी है, तुम भी मतलब समझ लो और इतना बहुत है, एक बार रैपिड रिवीजन में मोर देन इफिशियंट है वो। अगर सिस्टम, ये तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये सिस्टम इसके साथ इक्विलिब्रियम में है ना, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और सी और बी, ए बी सी के साथ, बी की सी के साथ, तो ए बी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है गाइस, मतलब उसने वो बताया था अगर दो सिस्टम ए और बी किसी अन्य तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वे आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका क्या मतलब है? अगर ए सी के साथ भी है अलग से, बी अलग से सी के साथ है, तो ए बी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसे समझ लो ये बात, जैसे मैं किसी थर्ड पर्सन का दोस्त हूँ अलग से, और एक और दोस्त है वो उसका भी दोस्त है अलग से, तो हम दोनों आपस में दोस्त हो जाएंगे ना। लड़कों में तो हो जाता है भाई, लड़कियों का पता नहीं मुझे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि अगर तुम किसी भी चीज को कुछ एनर्जी दो तो वो पहले तो अपनी एनर्जी, पहले अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, फिर उसके बाद वो काम करेगा। इसका मतलब है जैसे हम ही हैं, हम सबसे पहले तो जैसे चाय पीने लग गए तो एक घूट चाय पियेंगे, अब एक घूट से तो पता क्या चला, अभी तो गला ही गिला हुआ। अब जाके जब दो चार घूट पियेंगे, हाँ अब जाके थोड़ा सा लगा चाय, चाय सी पी ली। दूध का ले लो, जब एक गिलास पी लिया अभी तो ठीक है गया, इंटरनल ठीक है, ठीक हूं मैं अब, आलस नहीं आ रहा। लेकिन जब पी लिया ज्यादा, दो चार गिलास, हाँ ठीक है अब ठीक हूँ, बताओ कौन है, किससे लड़ना। तो Q = W + ΔU। ठीक है भाई, यही जो मैंने बताया यही है, जो मैंने बताया है यही लिख रहा है। The total heat energy given to the system partially used to increase its internal energy and remain to work done। ठीक है guys, आगे बढ़ते हैं। हीट, हीट कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट होगा? तो क्यू से। और यो याद रख लो 1 कैलोरी में 4.12 जूल में। ठीक है गाइस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है गाइस, हीट इंजन, हीट टू, हीट इंजन इसी चीज पर काम करता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। हीट इंजन में, हीट इंजन तो मैं बना के दिखाता हूँ पूरा, ये जो इसमें पिस्टल से लगी होती है ना, ये उसी चीज पर काम करता है ये। ठीक है गाइस, अब आ जाओ कोलाम्स लॉ। कोलाम्स लॉ काहे के लिए है? चार्ज के लिए है। उसने क्या कहा था कोलाम्स लॉ ने? ये गलत लिख रहा है। कोलाम्स लॉ ने बताया था चार्ज बिटवीन, वो द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगी ना, वो बताया था कोलाम्स लॉ ने कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके बीच की डिस्टेंस की रेडियस के स्क्वायर के। ये दी थी कोलाम्ब ने कि दो चार्ज के बीच इतना फोर्स लगता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 उनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके स्क्वायर, उनकी रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है गाइस, चलो आगे चलो। सेमीकंडक्टर, ये आते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और इनकी कंडक्टिविटी आ जाती है। पहली बात तो कंडक्टर क्या होते हैं? तो गाइस कंडक्टर होते हैं जिनमें वाइब्रेशन से ऊर्जा पास हो। ठीक है, वैसे तो कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें। और वो मैं जो आपको बता रहा ना, वो हीट, वो मेथड बताने लगा था मैं, सॉरी। कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर होते हैं जो कनेक्ट, जो कंडक्ट, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। इंसुलेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, ये नहीं कराते हैं, और ये कभी कराते हैं कभी नहीं कराते हैं।
तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो पार्सली कंडक्टर हो पार्सली इंसुलेटर हो, इनकी कंडक्टिविटी याद रखना, ये एग्जाम में आ जाती है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 8 होती है। इंसुलेटर की जो होती है वो माइनस में होती है, 10 की पावर -9 से 10 की पावर -11, वो सॉरी -18 या 19, -19, 10 की पावर -19। और इंसुलेटर की जो होती है ना, इंसुलेटर की इन दोनों के बीच में होती है, 10 की पावर 5 से 10 की पावर -6। ठीक है गाइस, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर क्या हूँ, इंसुलेटर क्या हूँ, और ये सेमी कंडक्टर क्या हूँ, ये तो तुम्हें पता है ही। अब बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर की, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये प्योर सेमीकंडक्टर की फॉर्म है ये। ठीक है गाइस, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर का एक पार्ट होता है, मतलब एग्जाम्पल होता है इसका। अब बात कर लेते हैं ये कुछ क्वेश्चन की, ये जो लो डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो गाइस एक बार बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या था, इसमें आ रहा है राइट हैंड। अब राइट हैंड लो अपना, राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल था कि अपने अगर हम राइट हैंड को इस तरह से क्लोज करें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर हम इस तरह से अपना फिंगर्स को क्लोज करें कि जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में जाए, तो हमारी जो फिंगर है ना, जो क्लोज फिंगर है, एनक्लोज फिंगर है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम, किसी कंडक्टर में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें हमें करंट की डायरेक्शन पता, हमें बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हम अपने फिंगर को उसके चारों तरफ क्लोज कर लेंगे, और ये जो थंब है हम उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है। तो ये जो हमारी फिंगर है ये बता देंगे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। ठीक है गाइज, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए यूज होता है। ये लिख दिया मैंने, इफ योर राइट हैंड इन योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन योर फोर फिंगर एनक्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने अभी बात बताई वही बात लिख रही है, क्या हमें किसी कंडक्टर में, जैसे मान लो इसमें वायर में करंट फ्लो हो रहा, तो हम ऐसे करके पकड़ेंगे, अरे करंट ऊपर को फ्लो हो रहा, अंगूठा उस डायरेक्शन में रखेंगे, तो ये जो हमारी फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ये लैंग्वेज पे क्वेश्चन आता है, इसमें अधिकांश चांस इसके ही है। बाकी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाता है नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल में नो एन इधर को बनने ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल में ऐसे इधर को बनने ना, तो ये क्लॉकवाइज। साउथ पोल क्लॉकवाइज दिखाता है, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है। ध्यान रखने के तरीके मैंने बता दिए, इससे ज्यादा वो सही होता है। ये क्या था, अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, अगर हमारे लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड लो, इन्हें 90 डिग्री पर अरेंज करो, उसके बाद अगर हमारा ये, हमें ये करंट पता करने के लिए होता है ना, फिंगर इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये करंट पता करने के लिए होता है। अगर हमारा थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में है और हमारी ये फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो ये हमारी जो ये मिडिल फिंगर होती है ना, ये वाली, ये जो मिडिल फिंगर होती है करंट दिखाती है। ठीक है गाइस, ये करंट पता करने के लिए होता है। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से अरेंज करें, उसकी फर्स्ट फिंगर से और फोर्थ फिंगर और ये थंब की डायरेक्शन जो हो फोर्स की तरफ हो, और इसकी फोर फिंगर की डायरेक्शन जो हो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह हो, तो हमारी जो बची हुई फिंगर है वो क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी करंट। ठीक है गाइस, यही लिख रहा है इसमें। और फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल भी था। राइट हैंड थंब रूल यही था जो इंड्यूस करंट बताने के लिए हुआ है। ठीक है गाइस, वो हालांकि मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए भी हो जाए इससे पिछला वाला, लेकिन ये स्पेशली इंड्यूस करंट बताने के लिए यूज हुआ है। अगर इसमें ऐसा है, अगर हमारा जो गुट्ठा जो थंब जो है, हमारा थंब है डायरेक्शन, हमारा थंब इन सच अ वे थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हम अगर मोशन या फोर्स की डायरेक्शन में है, तो हमारी फोर फिंगर, हमारी ये वाली फिंगर, फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, तो ये क्या बताएगा, इंड्यूस करंट। ठीक है गाइस, वो ये सेम है दोनों में। इसमें थंब मोशन की, मोटर ऑफ मोशन या फोर्स की तरफ हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट, ये फोर्स फोर्स क्योंकि ये थोड़ा फोर्स यही थाम सकता है ना, फिंगर में और थंब में कौन मजबूत है, थंब, तो दोनों में कौन थामेगा, फोर्स, थंब। तो ये तो थंब हो गया, बाकी ये स्टार्टिंग वाली फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में है दोनों रूल में, और ये करंट, ये ये करंट करंट बताएगी ये, इसमें भी और उसमें भी, इसमें इंड्यूस करंट बताती है हालांकि। ठीक है गाइज, आगे समझ में, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इस वजह से एक बार दोबारा समझ लो। ये थंब थंब फोर्स, ये तीनों 90 डिग्री पे सबसे पहली बात, फिर उसके बाद ये थंब फोर्स, फिर उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो बची हुई ये करंट करंट लगता है ना इससे, जब तुम किसी की तरफ को कर दो, ले गुच्छा, यही याद रखने के तरीके हैं, ज्यादा माइंड मत करना, करना हो तो किसी को कर ही लेना। ओम्स लॉ क्या होता है,
ओम्स लॉ होता है बी इक्वल टू आई आर। बी इक्वल टू आई आर का मतलब है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तुम्हारे किसके, रेजिस्टेंस के और करंट के। रेजिस्टेंस तो खैर इसमें, रेजिस्टेंस के नहीं, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा किसी में वोल्टेज लगाओगे उसे उतना ही ज्यादा करंट लगेगा। यही मैंने लिख दिया है। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है। और एक होता है हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, डायरेक्ट आ जाता है, अलग से है भाई, मैं तुम्हें कीवर्ड लाया हूँ, ये मत भूलना कि ओम्स लॉ में ये कहाँ से आ गया, ये डायरेक्ट आ जाता है, तुम्हारे एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ये तुम्हें कहीं मिले ना मिले। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है भाई? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है भाई, ये ऊपर नीचे लिखा गया, बहरहाल यही है। उसके बाद बल्ब में जो है टंगस्टन यूज होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण। टंगस्टन यूज होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण। एयरगन यूज होती है तुम्हारी बल्ब में, क्योंकि नॉन रिएक्टिव गैस होती है वो। उसके बाद हम मिरर की बात करें तो मिरर क्या होता है, एक तो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनाता है। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देगा, राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देगा। ये ये आंख इधर दिखाई देगी, ये आंख इधर दिखाई, ये वाला हाथ उठाओगे इसमें दिखाई देगा ये वाला उठ रहा है। यही लेटरल इन्वर्जन होता है, डायरेक्ट एग्जाम में थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ लेता है। और प्लेन मिरर से सेम साइज डिस्टेंस बना हुआ है, ये चीज याद रख लो, बस इतना याद रख लो, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाओ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होगा भाई? ये होता है कॉनकेव मिरर। इनमें कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है, जल्दी बताओ। कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है, जल्दी बताओ। तो ये गाइस ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है गाइस, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। इसमें हम ये पोल हो जाता है, ये फोकस हो जाता है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। कभी कभी बोल जाता है कि फोकस जो होता है वो r/2 का होता है, ठीक है गाइस। और ये इसमें इमेज इमेज से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी इमेज कहाँ बननी है इसकी, कौन सी कब बननी है इसकी। और ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स। इसमें कन्वर्जिंग मिरर नहीं होता, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस होता है ये, ठीक है गाइस। कौन सा लेंस होता है कन्वर्जिंग, कॉनकेव कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये गलत है ये। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, और कॉनकेव कन्वर्जिंग, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, उल्टा होता है दोनों में, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता दूं, जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है ये फिगर फॉर्मेशन है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा टाइम में बता दूंगा। ये हो जाते हैं रेडियस कर्वेचर। इसमें ऐसा है, कोई लाइन सेंटर से जाएगी तो वो, कोई लाइन पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी, जो फोकस पे जाएगी वो सेंटर जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल चली जाएगी। ये तो खैर बेसिक बात है। अब मैं बता दूं, वो बता देगा, अगर हमें हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से अगर लाइट रे आएंगी ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बनेगी गाइस फोकस पे, ठीक है गाइस। अगले केस में वो पूछ लेगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, जो पोल है जो फोकस है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, यो ऐसे जाएगी, ठीक है गाइस। और ये एक लाइट रे ऐसे चली जाएगी यहाँ से पास, और एक ये चली जाएगी ऐसे, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। एक पूछ लेगा, अगर ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है ना, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वे, आगे बता देता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है ना गाइस, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है ना, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, तो पैरेलल जाएगी, फोकस पे चली जाएगी, ठीक है गाइस। एक ये फोकस से जाएगी तो ये पैरेलल चली जाएगी, और ये यहाँ जाकर काट देगी, ठीक है गाइस। एक और बूझ लेता है वो, एक केस है इसमें जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। वो कब बनती है? ना पोलर फोकस के बीच में रखते हो तो इमेज यहाँ पे बनेगी, जो है इमेज, ठीक है। इसमें इधर की साइड निगेटिव लेते हैं और इधर की साइड पॉजिटिव लेते हैं, तो कैसे पता चलेगा कैसे ना पता चलेगा वो सब छोड़ो, इधर की निगेटिव लेते हैं, इधर की पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हम बात कर लेना कॉन्वेक्स मिरर की,
कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या होता है? ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है गाइस। इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है और स्मॉल इमेज बनती है, ठीक है गाइस। और अगर मैं बता दूं तुम्हें तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, यो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस जो यूज होता है ये तुम्हारा यूज होता है सिक्योरिटी मिरर में यूज हो रहा था पहले, और उसके अलावा ये सिक्योरिटी मिरर में, ये तुम्हारा सेविंग मिरर में यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर, जो बाइकों के साइड में लगा रहा है, कार के साइड में लगा रहा है, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर यूज एज रियर व्यू मिरर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखो। कॉनकेव मिरर याद रखो, सेविंग बनाने में यूज होती है, और सिक्योरिटी मिरर एटीएम बेटीएम में पहले लगे रह करते हैं, अब तो कैमरा हो गया खैर। और उसके अलावा ये याद रखो, फोकस बराबर R/2। और ये जो मैंने इमेज बना के बताई है ना, ये याद रखो कि इन्फिनिटी पे फोकस पे बनेगी, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। और एक केस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बनती है, वो बनती है पोलर फोकस के बीच में। ये चीजें याद रखो। और कॉन्वेक्स बस इतना याद रख लो कि वो दूसरी साइड बनाती है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट ही बनाती है, ये हमेशा रियल इन्वर्टेड बनाती है, केवल एक केस को छोड़कर, वो क्या है, पोलर फोकस के बीच में छोड़, ठीक है। आगे चलो हम, मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/f = 1/v + 1/u, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है ये, डायरेक्ट याद रख लो, इमेज मैंने तुम्हें फॉर्म करके बताई गई। अब आगे हो जाओ, ये वही है जो मैंने अभी तुम्हें इमेज बताई है सारी, वही है वो, ठीक है गाइस। उसके बाद आ जाओ डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जो टोटल दूरी होती है उसे डिस्टेंस बोलते हैं। शॉर्टेस्ट दूरी जो होती है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। भाई थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करो। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करें, ठीक है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करें वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस नहीं करती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, इट्स कैन नॉट बी जीरो। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट कैन बी जीरो, ठीक है गाइस। और एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब ये ग्राफ भी है यार, ये भी बना के बताऊं तुम्हें। देखो गाइस, ग्राफ ये याद रख लो, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, ठीक है गाइस। डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, यो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है यो। और अगर ये डिस्टेंस, ये टाइम है, और ये ऐसे करके जा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है गाइस। और एक चीज और याद रख लो, अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो और ये ऐसा करके जा रहा है, तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है गाइस। यो वेलोसिटी है, यो टाइम है, और यो ऐसा करके जा रहा, या फिर यो ऐसा करके जा रहा, तो यो है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है गाइस। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, दो ग्राफ ये याद रख लो, दो ग्राफ इससे पिछले वाले याद रख लो, ये वाले तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आगे चलो, लिफ्ट की बात करें तो हम गाइस, मैं सिंपल बता दूं, अगर लिफ्ट तुम्हारी फ्री फॉल हो रही है, लिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है कि कब वेट बढ़ेगा, कब वेट घटेगा। अगर लिफ्ट तुम्हारी ऊपर जा रही है तो वेट बढ़ेगा, लिफ्ट तुम्हारी नीचे जा रही है तो वेट घटेगा, लिफ्ट तुम्हारी फ्री फॉल हो रही है तो तुम्हारी वेट लेस हो, तो ठीक है गाइस। तो केस 1 में अगर सेम वेलोसिटी है तो नो चेंज, सेम वेलोसिटी है तो नो चेंज, ऊपर जा रही है तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ेगा, W = mg+a। नीचे जा रही है तो घटेगा, कितना घटेगा? इतना घटेगा, W = mg-a। फ्री फॉलिंग हो रही है तो कोई वेट नहीं होगा आपके, एक बार देख लो, एक बार जो मैंने बता दिया वो याद रखो। ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी, नीचे जाओगे तो घटेगी, सेम स्पीड से नो चेंज, और फ्री फॉलिंग में जीरो। 3-4 तो केस है, इतना ज्यादा मुश्किल भी कहाँ है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और यो है जेसीबी और डिस्क ब्रेक, ये पास्कल लॉ पे काम करते हैं। पास्कल लॉ क्या कहती है? पास्कल लॉ कहती है कि अगर हम कोई लिक्विड है, मान लो किसी किसी बोतल, लंबी सी बोतल है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, अगर मैं यहां से उस लिक्विड को पुश करूँ ना, तो वो यहां से आगे निकल जाएगा, मतलब जो मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा ना, वो सब मोलिक्यूल्स पे ट्रांसफर होता होता लास्ट तक पहुंच जाएगा। यही होती है पास्कल लॉ, ठीक है गाइस। हेलीकॉप्टर काम करता है बर्नौलीज थ्योरम पे। बर्नौलीज थ्योरम क्या है? बर्नौलीज थ्योरम बताती है हमें रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब किस एंगल पे, मतलब क्या प्रेशर वेलोसिटी इनमें क्या रिलेशन है, उसी की बात पे। जैसे हम मतलब लिक्विड का प्रेशर कम ज्यादा कर देते हैं, जिससे प्रेशर ज्यादा लगता है,
बर्नौली थ्योरम तो मैं डिटेल में बताऊंगा, बहरहाल ये याद रख लो कि हेलीकॉप्टर जो है ना ये बर्नौली थ्योरम पर काम करता है, ठीक है। और वो रिलेशन बताता है प्रेशर, वेलोसिटी एंड लिक्विड ऑफ फ्लूइड, ये डेविएशन ऑफ फ्लूइड इन मोशन, ठीक है। ये रिलेशन बताता है, एक तो ये लाइन याद रख लो, ये लाइन याद रख लो, ये लाइन याद रख लो और ये लाइन याद रख लो। बाकी समझने के लिए तो ले आएंगे कभी डिटेल में क्लास, समझ लियो, इतनी भारी भी क्या बात है। सरफेस टेंशन क्या होती है, ये जो मॉस्किटो ना बैठ रहे थे ये जो वाटर पे जो मॉस्किटो बैठे रहे हैं वो हो गए, वो सरफेस टेंशन की वजह से बैठ रहे हैं। रेन ड्रॉप जो रहा है वो सरफेस टेंशन की वजह से रहा है। ये होता क्यों है, ये ठंडों में ज्यादा होता है। ये होता क्यों है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक तरीके का फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना फोर्स लग जाता है कि वो एक जाल सा बना लेते हैं, उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, वन, उसी की यूनिट 1 atm इज इक्वल टू 76 mmg जी, 760 है क्या ये, एक बार चेक कर लूंगा मैं इसे। 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg होता है शायद ये, एक बार चेक कर लूंगा इसमें से। अमीटर, अमीटर की बात आ जाओ तुम, अब कितने रहेगा गाइस, अब बताओ अमीटर क्या, अमीटर करंट नापता है गाइस। गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट नापता है। तुम लैब में होंगे, तुम सीबीएसई में पढ़ोगे, तुम्हें लैब में ले जाके ये करवाया होगा तुमसे एक्सपेरिमेंट। गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट नापता है, अमीटर करंट नापता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, ठीक है। और हम एक चीज करते हैं, हम ये संट वायर में इसे गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं वोल्टेज बनाने के लिए, और संट वायर में के पैरेलल में हम अमीटर को लगा देते हैं, वो इसे गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं ये अमीटर बनाने के लिए। अमीटर और वोल्टमीटर संट गैल्वेनोमीटर को संट वायर में जोड़ के हम वोल्टमीटर और अमीटर दोनों बना सकें। तो हमें अगर करंट नापना तो पैरेलल में लगा देंगे, अमीटर बन जाएगा, और वोल्टेज नापने है तो सीरीज में लगा देंगे, वोल्टमीटर बन जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि संट वायर के पैरेलल में लगाएं या उसमें लगाएं, सीरीज में लगाएं। तो अगर हमें करंट नापना है तो हम लगाएंगे इसे पैरेलल में, लेकिन हमें वोल्टेज नापना है तो हम लगाएंगे इसे सीरीज में, ठीक है गाइस। अब बात आती है साउंड की। साउंड में ई को मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है गाइस। ये है कंडक्शन, वो जो मैं आपको बताने लगा था ना पीछे कंडक्टर में, ये कंडक्शन है, वो कंडक्टर नहीं है। कंडक्शन में होता है एक्चुअल वाइब्रेशन, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन की वजह से जो करंट पास हो गया ना उसे बोलते हैं कंडक्शन, और जो एक्चुअल फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से करंट पास हो गया उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। और रेडिएशन जो बिना मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट रेडिएशन से पास होगा, ठीक है गाइस, आ रही है समझ में। कंडक्शन में कैसे करंट पास होता है और कन्वेक्शन में कैसा होता है और रेडिएशन में कैसा होता है। रेडिएशन में तो सूरज की किरण है, ये रेडिएशन होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में एक्चुअल फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कंडक्टर में वाइब्रेशन से होता है, ठीक है गाइस, आगे समझ में। ये होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है उसकी तरह जो पीछे अभी तुमने मैथ नंबर पढ़ा था, रेस ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड, उसी प्रकार जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक पढ़ी थी वे, उसी प्रकार ये है रेस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द रेस ऑफ लाइट। ये लाइट के कंपैरिजन में है, वो वाटर के कंपैरिजन में था। अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो वो लेट से गर्म होगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब है आदमी कितनी हीट अपने अंदर सोख रहा है रेडी होने के लिए। स्पेसिफिक हीट कम होगी तो वो जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब एक टॉपिक आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, तो गाइस लेटेंट हीट तुमने सुना होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर भी है, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये क्यों है, तो इनके बीच में लेटेंट हीट का फर्क है। लेटेंट हीट होती होगी, आपने कभी ये चीज पढ़ा होगा कि पानी से ज्यादा पानी, गर्म पानी में हाथ लग जाए और एक जो भाप होनी है उसमें हाथ लग जाए तो भाप ज्यादा गर्म लगती है, उसका कारण है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है छुपी हुई हीट होती है लेटेंट हीट। 100 डिग्री सी पे वाटर भी होता है, ये वेपर भी होता है। अब आ जाओ चेंज ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये लेटेंट हीट ही होती है, चेंज ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर, ये खतरनाक होती है, स्किन केयर हो जाता है। ये बचता किससे है, ओजोन लेयर, ये मेलेनिन से प्रेजेंट होता है। 5 मिनट। तो गाइस एक्स रेज की बात करें हम, और गामा रेज और ये यूवी रेज, इनमें पेनिट्रेटिंग पावर बूझ लेता है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, गामा रेज की, उससे कम एक्स रेज की, उससे कम यूवी रेज की।
पेनिट्रेटिंग पावर पूछ लेता गाइस, गामा रेज और एक्स रेज। एक्स रेज से ज्यादा होती है गामा रेज की, इससे ज्यादा होती है यूवी रेज की, यूवी रेज से ज्यादा एक्स रेज की, एक्स रेज से ज्यादा गामा रेज की। ठीक है गाइस, ये बीटा, ये हटा भी कुछ नहीं। विजुअल रेज की यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, रेडियो वेव, रेडियो में यूज होती है ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल वेव, यूवी रेज, ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ऐसा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर नीचे से ऊपर बढ़ती होती है, इनकी इंक्रीज होती है ये, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी नीचे से ऊपर बढ़ती होती है। ठीक है गाइस, यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बता दियो। अब वर्क इक्वल टू जूल इक्वल टू एमजीएच, मतलब वर्क का फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, वहां बच गया होगा। अर्ज भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। पावर क्या होता है, पावर एबिलिटी टू डू वर्क, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट। ठीक है गाइस, 760 mm था वो, पीछे तो क्वेश्चन था, कर लियो उसे सही, कंफर्म है वो। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है जितने कम टाइम में जितनी ज्यादा फोर्स लगाई जाए, फोर्स इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट न्यूटन डाइन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है, 1 न्यूटन को 10⁻5 डाइन। ठीक है गाइस, और एक होता है 10⁻7 अर्ज जूल, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है जो सर्कुलर चीज पे जो फोर्स लगती है उसे टॉर्क बोल देते हैं हम। ठीक है गाइस, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो सेंटर की तरफ लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ये प्लेनेट में लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स भी होती है। इसका फॉर्मूला ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वॉशिंग मशीन इस पर काम करती है, सेंटर के आगे लगती है। ठीक है गाइस, तो यही था तुम्हारा सारी फिजिक्स रिवीजन हो गई। अब बताना कैसे लगी आपको वीडियो, और थोड़ा वीडियो जल्दी ज्यादा लंबी ना बन जाए, इस वजह से थोड़ा स्पीड में कराना पड़ा, लेकिन एड अ रैपिड रिवीजन बहुत सफिशियंट है। बाकी केमिस्ट्री का भी करवा देंगे एक वीडियो लेकर, केमिस्ट्री की थोड़ी कमी है। ठीक है गाइस, थैंक यू।